देखो आज की क्लास इसलिए पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, आपकी बिजनेस स्टडी क्लास 12 की पूरी बुक, कितनी बुक, पूरी बुक 1 को रिवाइज करेंगे। इसके लिए मुझे लगेगी बोतल, और छोटी बोतल ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ आपके सामने, बड़ी बोतल की भी जरूरत पड़ेगी क्लास के बीच में। इतना इंपॉर्टेंट और एनर्जी लगने वाली है। आप भी अपनी एनर्जी, तो बोतल हमारी कैमरे में ना आए इसलिए मैंने रख दी है साइड। नहीं, आप नहीं लगाएंगे, आपकी कम एनर्जी वेस्ट होगी, मेरी ज़्यादा होगी, इसलिए मैं बस लगाऊंगा बॉटल। क्या करेंगे जरा ध्यान से, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक हर एक कंसेप्ट कोने कोने में, जैसे ओरिएंट PSPO, कोने कोने में हवा, फैन, जो भी होता है। अभी कौन से वाले चैप्टर पे हैं हम, चैप्टर नंबर 1 पे। और लास्ट कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम गो थ्रू नहीं करेंगे, सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे सके। जिनके एग्जाम है, स्पेशली किस किस के एग्जाम है, DAV और कैम्ब्रिज, कोठारी और जो भी इसके अलावा XYZ स्कूल है जो फ्यूचर में लेना चाहते हैं, प्याऊ है ना, खादर यूनिवर्सिटी, जितने भी बच्चे हैं सब ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा, सबसे आसान पॉइंट क्या है, ये मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। याद करो वो पुराने दिन जब मैंने आपको याद कराया था इसको, उसी को याद करके हम इसको याद करेंगे। पुराने दिन याद करें, पुराने दिन में तो बहुत सारी बातें हैं, हम बस इसे याद कर लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑल इंडिया लेवल के बेस्ट बच्चे हैं क्लास 12 के, मतलब सब याद रहता है इन्हें। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब आते हैं दो मुद्दों पे। जब ये डेफिनेशन पढ़ाई गई तो इसमें बताया गया कि आपको यहाँ से 2 लाइन ऐसी मिलेंगी जिसके ऊपर बेस्ड इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं। क्या है पहली लाइन, इफेक्टिव वर्ड, और दूसरा वर्ड कौन सा है, एफिशिएंट। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आप काम को सही समय पर खत्म कर देंगे, इवन एट अ हायर कॉस्ट। काम को सही समय पर खत्म करना, उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको बताया जाएगा कि एक मैनेजर को टारगेट दिया गया था 1 हफ्ते के अंदर उसे 10,000 यूनिट्स सेल करनी थी, और जो वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता था वो 10% का था। लेकिन क्योंकि 4 दिन हो चुके थे और सेल थोड़ी कम थी, वो टारगेट लग रहा था अचीव नहीं कर पाएगा, इसके लिए उसने डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ा दिया और डिस्काउंट कर दिया 20%, जिससे वो अपनी जो यूनिट्स है वो सही समय पर बेच पाया। इससे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, बताइए क्या है, इफेक्टिव। लेकिन अगर ये बोला जाए कि उसे 1 हफ्ते तो नहीं, लेकिन उसे लग गए 10 दिन, लेकिन जो डिस्काउंट है उसने 10% की जगह 8% दिया, तो क्या बोलेंगे, वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन क्या है, एफिशिएंट। तो कम कॉस्ट पे अगर यूनिट्स को बना लोगे तो क्या हो जाओगे, एफिशिएंट, और सही समय पर बना लोगे तो क्या हो जाओगे, इफेक्टिव। बार बार डाउट जाता है इसमें, आई होप आप डाउट में नहीं रहेंगे। इसको आगे चलते हैं। फिर आती है क्या, मैनेजमेंट की प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट की प्रोसेस, कहां से शुरू होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। क्या ये बात समझ आती है? कितने स्टेप्स हो गए इसमें, 5। और ये क्या है, ये अलग है, प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन सभी के अंदर रहता है। जो हमारे पास स्टेप है वो कितने हैं, 5। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, 5वां कंट्रोलिंग। अब क्या आप पूरी बुक फर्स्ट पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में टॉपिक्स नहीं पढ़ाता, क्योंकि जब हमें पूरे चैप्टर्स का ज्ञान होता है तब हम एक अच्छी मीनिंग याद कर सकते हैं, तो क्या अब आप इन सभी की मीनिंग अच्छे से लिख सकते हैं? इनके बारे में 4-4 लाइनें अगर आ जाए कि आपको स्टेप्स लिखने हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, तो क्या आप लिख सकते हैं आराम से? आंसर इज यस। फीचर्स में आते हैं मैनेजमेंट के। पहला क्या है, ये है सबसे फेवरेट चिंटू पॉइंट है। चिंटू का मतलब आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इसको। क्या है ये, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए की जाती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कराए जा सके। दूसरा कौन सा है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, सब जगह, यूनिवर्सल इन नेचर, हर टाइप में, हर कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पर, हर जगह अवेलेबल रहे। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने 1 महीने के लिए किया या 1 हफ्ते के लिए किया। जब तक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा, यही बात बताई जाती है इसके अंदर। उसका 4th पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब ही, मैनेजमेंट के अंदर एक कंसेप्ट होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंटल मल्टी डायमेंशनल। याद है आपको, मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो जो सेकंड पॉइंट है इसका, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इसे बनाता है क्या,
ग्रुप एक्टिविटी। क्या बनाता है इसको? ग्रुप एक्टिविटी। मतलब ही यही होता है मैनेजमेंट का कि अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ वाले लोगों को आप एक साथ काम करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 5th पॉइंट, डायनेमिक फंक्शन। इसके अंदर एग्जांपल भी है कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि मैकडी अपने मेन्यू में लेके आया इंडिया के अंदर। क्या ये बात समझ में? ये एग्जाम्पल और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट कौन सा है? बताओगे इसकी कीवर्ड बिना देखे? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इट्स इम्पैक्ट कैन बी फेल्ट। क्या ये बात समझ में? और इम्पैक्ट फेल्ट करने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है या नहीं, और कोऑर्डिनेशन है या नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। 7th पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट किन चीजों का होता है? सबसे पहला क्या करना है? काम। कौन करेगा? लोग, मतलब पीपल। और थर्ड क्या है? कौन पहले इस काम को परफॉर्म करेगा, कौन बाद में। तो इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जिसके अंदर सीक्वेंसिंग डिसाइड करते हैं। क्या यहां तक बातें समझ आई आपको? ठीक। नेक्स्ट आ गए हम किस पे? ऑब्जेक्टिव्स पे। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑब्जेक्टिव? 3। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 3। पहले क्या करेंगे? सर्वाइव, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। नेक्स्ट कौन सा है? सोशल। सोशल के अंदर कितने आते हैं? सोशल ही है। जैसे बताइए कोई सोशल ऑब्जेक्टिव्स बताइए मुझे फटाफट से। डोनेशन सोशल एक्टिविटी नहीं है जी। आप सोसाइटी के इश्यूज पे काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हेल्थ में सिचुएशन में कुछ क्रिटिकल है तो आप या तो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो स्कूल्स बना रहे हैं, या फिर इन स्कूल्स को डोनेशन दे रहे हैं, वो वाली डोनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? पर्सनल। पर्सनल के अंदर क्या आता है? फाइनेंशियल, सोशल और हायर। अब क्योंकि हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब इसे अच्छे से समझ में आएगी कि अगर आपको किसी की फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है तो आप 2 नीड्स को पूरा कर दीजिए। कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल यानी बेसिक नीड, और दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। दूसरा क्या है? सोशल नीड्स। ये किससे कंप्लीट होती है बताइए? सोशल नीड्स पढ़ चुके हैं हम किसमें? मैस्लो नीड हायरार्की। उसका इन्वॉल्वमेंट, बिलोंगिंगनेस देके आप उसको। और नेक्स्ट क्या है? हायर नीड्स। हायर नीड्स क्या है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मत डाल देना। एस्टीम नीड्स जो है हमारी, हायर नीड्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो आप, ये सारी चीजें कर, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम आगे, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट आया हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स होते हैं? 3। पहला लेवल टॉप, दूसरा मिडिल, तीसरा सोशल सुपरवाइजरी। टॉप लेवल के अंदर आने वाले किन्हीं 3 लोगों के नाम बनाओ। चेयरपर्सन, सीईओ, सीओओ, बहुत सारे लोग हैं। इनका काम क्या होता है? मैं 3 काम बताऊंगा, आपको बताना टॉप लेवल वाले का कौन सा है। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को समझाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बनाते हैं। तो जो पहला वाला काम था वो किसका था? मिडिल। उसके बाद सुपरवाइजर, और जो बनाने वाला काम है वो किसका है? टॉप। क्या ये बात समझ में? फ्रेमिंग पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटीग्रेटिंग और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ये सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप जरूर देखे जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? मिडिल लेवल। कौन कौन आते हैं? ये इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पढ़िए कौन कौन आते हैं। देखो डिपार्टमेंटल हेड्स और मैनेजर्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स और मैनेजर्स के नाम लिख सकते। उसके बाद ऑपरेशन के मैनेजर्स होते हैं और प्लांट सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो कि मिडिल लेवल पर आते हैं। क्या ये बात समझ आती है? उसके बाद इनके काम क्या है पढ़िए। पॉलिसीज जो बनाई किसने? टॉप लेवल ने। वो इंटरप्रेट करके समझाने किसको? लोअर लेवल को। नेक्स्ट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, किसको ड्यूटीज देनी है? कोऑपरेशन विद अदर। ओवरऑल डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो टॉप लेवल का काम होता है, लेकिन कोऑपरेशन, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल का। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। लास्ट आया कौन सा? सुपरवाइजरी लेवल। पढ़िए कितने पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पॉइंट आसान, सुपरवाइजर्स, दूसरा सुपरिटेंडेंट, तीसरा फोरमैन। फोरमैन का मतलब क्या होता है? नहीं बताओ। एक व्यक्ति जो कुछ लोगों को हेड करता है उसे फोरमैन बोलते हैं, हमारे नॉलेज में बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव। देखो डिपार्टमेंटल हेड है तो कहाँ जाएगा? मिडिल में। डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव है तो कहाँ जाएगा? इसमें। क्लर्क लेवल के लोग आएंगे, ये इंप्लीमेंटेशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्वालिटी वगैरह मेंटेन की जाए। तो ये 3 लेवल्स हैं हमारे, ये हमने कर दिए खत्म। नेक्स्ट आया किसमें? मैनेजमेंट 3 तरीके से, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। वेरी गुड। साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन। मुझे बताइए जब हमने अब क्योंकि हम कहानी को पढ़ चुके तो कंक्लूजन पता है हमें, बताओ मैनेजमेंट क्या है? आर्ट।
मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, और सभी फीचर्स मैनेजमेंट के आर्ट वाले मैच करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अब देखेंगे कि इसमें पहला कौन सा है? मैनेजमेंट एज साइंस। इसका कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये अप्लाइड साइंस है और सोशल साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस है। तो पहला आता है किसमें? इस स्माइली का मतलब क्या है? क्या इससे मैच कर रही है, मैच नहीं कर रही है? मैच कर रही है। पढ़िए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये कौन सी लाइन है? चिंटू लाइन, मतलब आप कहीं भी लगा सकते हैं। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन किस पे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट लाइक साइंस, मैनेजमेंट ऑल्सो हैज अ सिस्टमैटिक BOK का मतलब, and there is availability of systematic and organized study material. This feature is present in management. क्या ये बात समझ आती है? नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, पूरी बुक का रिवीजन कर रहे होते हैं, तो जिस जिस टॉपिक पे जाएंगे हमें पता होता है हमारे मन को कि हमें ये थोड़ी याद रहेगा पूरे पेपर तक, इसमें ये लाइन थी, इतनी लाइन थी, ये क्या बात कह रही थी, ये सारी चीज़ें हमें लाइन याद रही नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे जो पूरा सिलेबस है वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पूछे जाएंगे, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप सारे ही भूल जाएंगे। क्या ये बात समझ? तो पढ़ते समय जब भी आप पूरी बुक का रिवीजन कर रहे होते हैं, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो, तो पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में? अंत में मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या बताऊंगा? तो देखने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू किससे? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। बट साइंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट एक्यूरेट प्रेडिक्ट। ह्यूमन के बिहेवियर को आप क्या नहीं कर सकते? एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कल को कैसा बिहेव करने लगे। क्या ये बिल्कुल सही बात है? क्या इंसान के बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बताइए, क्या आप इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं जीवन में कि इंसान के बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता? आंसर इज नो। अभी ये दोनों साथ में बैठे हैं, किसी एक बात पे डिस्प्यूट हो जाए, अलग अलग बैठने लगेंगे, फिर उनसे बुरा इंसान कोई नहीं था, वो तो मैं थी जो इतने दिन से निभा रही थी, वरना तो नहीं चलती, है ना। थर्ड पॉइंट कौन सा है? यूनिवर्सल। इस इमोजी का क्या मतलब है बताओ? आपकी करंट सिचुएशन है या फिर ये मैच नहीं करते? मैच नहीं करते। यूनिवर्सल नेचर क्यों नहीं है बताओ? साइंस तो यूनिवर्सल इन नेचर है, लेकिन क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर है? नहीं। कारण बताइए, कारण लिखा है, इसे चेंज करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? सिचुएशन के हिसाब से। एक ही अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज अ सोशल और अप्लाइड साइंस। टोटल मिला के कितने पॉइंट्स हैं? 3। पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन से ही बेस्ड होते हैं? यस, वो कुछ एक्टिविटी ट्राई करते हैं, ह्यूमन रिएक्शन देखते हैं और फिर उनके प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, आगे जाके पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट बताया आपको यूनिवर्सल। कौन होता है यूनिवर्सल? साइंस। कौन नहीं होता? मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ? तो 3 पॉइंट थे इसके। नेक्स्ट किस पे आ गए हम? प्रोफेशन। प्रोफेशन में बताओ कितने पॉइंट थे? 5। याद है आपको? इसके अंदर पहला वर्ड क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी 4 मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, एक और है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो इसके पॉइंट्स तो बड़े हैं लेकिन याद रखे जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में? तो पहला पॉइंट क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर से स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं कि साइंस में और मैनेजमेंट में भी होते हैं और किस में होते हैं? प्रोफेशन में भी होते हैं। सेकंड कौन सा है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या ये पॉइंट मैच करता है हमारा मैनेजमेंट से? नहीं, ये अलग है। मतलब मैनेजर कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई बेसिक एग्जामिनेशन या प्री जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट बन सकता है। हालांकि MBA जैसे कुछ कोर्सेज हैं मैनेजमेंट के लिए, लेकिन वो भी आपको फुल फ्लेज मैनेजर बना देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना MBA के लोग भी कंपनीज को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, इवन CEO वगैरह भी बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या आपके मैनेजर्स की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है? आंसर इज यस। लेकिन क्या वो ऑपरेटिव है? आंसर इज नो। हर एक प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसके कुछ नाम लिखे गए हैं, जैसे कि लॉयर्स की क्या होती है? बार काउंसिल। CAs की क्या होती है? IC है। डॉक्टर्स की क्या होती है? मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। CMA की क्या होती है? ICM। हालांकि मैनेजर्स की भी होती है, लेकिन मैनेजर्स की ऑपरेटिव नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? इसीलिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है या नहीं है? नहीं है। फोर्थ पॉइंट
क्या आपको लगता है मैनेजर एथिक्स से काम करते हैं? क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस तरीके से मैनेजर्स चलते हैं? आंसर इज नो। लेकिन क्या प्रोफेशन में ऐसे चला जाता है? यस, प्रोफेशन में ऐसे चला जाता है। लास्ट पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट था। मैं कहता था तुम प्रोफेशन जो है वो सर्विस मोटिव है, मैनेजमेंट पैसे कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो प्रोफेशन है वो सर्विस मोटिव है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो टीचर है। बताइए, सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विस मोटिव नहीं है। सर्विसेज देने वाला सर्विस मोटिव नहीं, वैसे वो समाज सुधार के लिए। तो सब में से कैटेगरी वाइज है कि वो किसके वजह से, अगर बार काउंसिल है, अगर वो फ्री प्राइवेट बार काउंसिल है, प्राइवेट है, पैसे लेते हैं, सर्विस मोटिव नहीं है। बताओ, मैंने लास्ट टाइम भी इसी को लेके डिस्प्यूट भी अराइज किया था और मैंने आपको कंक्लूजन भी दिया था। बताओ जरा जल्दी से। ये कह रहे हैं सर्विस मोटिव का मतलब ये होता है कि जो प्रोफेशन होता है वो पैसे के लिए नहीं किया जाता, जबकि मैनेजमेंट पैसे के लिए किया जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है डॉक्टर के पास पैसे नहीं देते आप, लॉयर को पैसे देते हैं, यहाँ पैसे दे के आए हो? यस। तो सर्विस मोटिव कैसे हुआ? बताओ कौन सा बच्चा बताएगा? तो ऐसा माना गया कि जो काम एक प्रोफेशनल कर सकते हैं वो आम लोग नहीं कर सकते, मैनेजमेंट का काम कोई भी कर सकता है। जैसे कि न्याय दिलाने का काम होता है लॉयर्स का, वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में वो एक अलग चीज है, लेकिन वो क्या दिला रहे हैं? न्याय। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा, डॉक्टर्स होते हैं वो जान बचा रहे हैं। अब हालांकि हो ऐसा रहा है कि जा रहा है व्यक्ति कि मेरे पेट में दर्द है और उसके 15 टेस्ट कर देते हैं ब्लड के, कि भाई मशीनें भी चल रही हैं, एक आध ऑपरेशन भी कर देते हैं, ये भी सुना होगा आपने, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो जो प्रोफेशन बनाए गए थे, जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, मतलब ज्ञान देने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, एक ज़िंदगी बचाने के लिए, एक इंसाफ दिलाने के लिए, तो ये जो काम है ये सर्विस मोटिव से किए जाते हैं। जो कि एग्जाम्पल इसका निकल के आया था कोरोना के समय पे। जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उन्होंने कोरोना के समय पे एज अ जो कोरोना जो होते थे ना, जो लोग काम करते थे, उनमें ड्यूटी लगाई गई उनकी, और घर घर जाके सैनिटाइजेशन, पता नहीं क्या क्या काम कराए गए टीचर्स से भी। डॉक्टर्स को भी वॉलंटरी बेसिस पे बोला गया कि आप काम करोगे या नहीं, तो करोड़ों रुपए कमाने वाले डॉक्टर्स भी जो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, वो भी पीपीई किट पहनकर और आपके वहां पर जो है जॉब दे रहे थे। तो अपने जो सारे बच्चों को छोड़ के उनसे अलग रहकर सारे काम कर रहे थे। ये चीज पैसे से नहीं आ सकती। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। इसलिए इसको सर्विस मोटिव बोला जाता है। ठीक है। लास्ट कौन सा आया? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। पहला पॉइंट क्या है इसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या ऐसा मैनेजमेंट में भी है? इसी को बुक्स वगैरह वाला पॉइंट ही है इसमें। सेकंड कौन है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप किसी आर्ट की जो नॉलेज है उसका एक्विजिशन एक अलग चीज होती है और उसकी प्रैक्टिस एक अलग चीज है। जैसे पेंटिंग में भी बहुत सारे कैटेगरी होती है, पेंटिंग कैसे करनी है आपको। स्केच पेंटिंग अलग होती है, नॉर्मल पेंटिंग कलर पेंटिंग अलग, कोई हाथ से कर रहा है, कोई पैर से कर रहा है, कोई मुंह से कर रहा है, अलग अलग वेराइटी है इसकी। ठीक है। जैसे यहाँ पर गाना गाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे ये देखो, अब साफ पता चल रहा है कि इसे कोई बोल भी सकता है कि भाई साहब को कोई डर है या किसी प्रेशर में है या कुछ सुबह के जरूरी काम नहीं किए, कुछ भी चीज़ें हैं। दूसरा, इसे देखो, ये सब गाने हैं, तो संगीत की अलग अलग फॉर्म है। क्या ये बात समझ में आई? ये संगीत की अलग अलग फॉर्म है। देखो गला फाड़ दिख रहा है साफ। और आजकल तो ऐसा भी हो गया कि वो स्टेज पे आते, ऑटो ट्यून सुना है आपने? ऑटो ट्यून गाना चल रहा है और वो फिर भी ऐसे, मतलब ऐसे, वो एनिमल का एक आया था उसमें ऑटो ट्यून चल रहा था, वो गाना बंद हो गया, वो गला फाड़ रहा है ना। एक पंजाबी था अर्जुन ने गाना। अब जैसे जरा ये वाला है, इसे देखो, इसे देखो, ये पेंटिंग है। क्या ये अच्छी लग रही है आपको? लस्सी वो पंजाबी था ना सिंगर। अच्छा अच्छा। और ये क्या है? स्केच है, अलग अलग तरीके से। ठीक। सेकंड बेस्ड ऑन आप अपनी आर्ट को किस तरीके से प्रैक्टिस और किस तरीके से क्रिएटिव बनाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में। और कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं बस लिख दिए मैंने, पूछो मत बस कैसे लिखे हैं, मतलब ऐसा दिमाग ही खराब हो जाए उनके नोट्स देख के। क्या ये बात समझ में है? तो इसे बोलते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो टोटल मिला के कितने पॉइंट्स हैं? 3। बताइए आर्ट में कितने पॉइंट्स हैं? पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और तीसरा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन। क्या ये बात समझ? तो क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं? हाँ। क्या हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं? नो, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट,
साइंस बोल सकते हैं क्या? नो, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है, अप्लाइड साइंस। क्या ये बातें सभी को समझ आती हैं? ठीक। सेकंड पार्ट में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कौन सा वाला? कोऑर्डिनेशन। पता है आपको कोऑर्डिनेशन? इट इज अ फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आगे हम काम स्मूथ से कर सकें। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपकी केस स्टडीज में आता है। पहला पॉइंट क्या है? इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब बताइए जी क्या है इसका मतलब? इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ, कोऑर्डिनेशन नहीं है इसमें, कॉपी में लिखवाया था। चलो फिर सही है ना, कम से कम पढ़ने तो आओगे। कोऑर्डिनेशन बताइए। हाँ, नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक कहीं नहीं है कोऑर्डिनेशन। हम ये कह रहे हैं इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन एसेंस है। एसेंस का मतलब क्या है? हर एक फंक्शन में हर एक जगह पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर सेपरेट फंक्शन होता तो प्लानिंग से कंट्रोलिंग के बीच में कहीं ना कहीं आता, जो कि हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए लिखा हुआ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स है इसके, पहला इट इज अ अलग अलग ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बना के रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। सेकंड पॉइंट इंश्योरिटी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का गोल ऑब्जेक्टिव अलग है लेकिन सभी की डायरेक्शन एक ही उसमें रहे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, वो इसका इंश्योर करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। फोर्थ क्या है? ऑल परवेसिव, हर जगह रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स की बात नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड और मैनेजर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट में प्लस इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिठाए। उसके बाद सिक्स पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, डेलिब्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, चाहे आपके किसी भी टीम के अंदर पूरे फैमिली मेंबर्स भी हैं तब भी कोऑर्डिनेशन इजीली बिठा लोगे आप, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इंटेंशनली ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत छोटी छोटी होती थी तो कोऑर्डिनेशन की इतनी नीड अराइज नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ रही है, उनकी एक्टिविटीज डाइवर्स हो रही है, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सेकंड, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए अब स्पेशलाइज फंक्शंस बनाए जाते हैं, जैसे फाइनेंस, परचेज, सेल्स, और इनके काम जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप परचेज ढंग से नहीं करोगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी प्रोडक्ट्स की, तो सेल्स भी क्या होगी? कम होगी, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेवेन्यू कम आएगी। क्या ये बात समझ? इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहले एलोकेट ज़्यादा दे, मतलब बजट ज़्यादा दे देना चाहिए, ताकि वो अच्छा रॉ मटेरियल परचेज करके लाए। रॉ मटेरियल वाला परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन अच्छी हो सके, सेल्स अच्छी हो सके, जब प्रॉफिट होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आएगा। क्या ये बात समझ में? इतना इंटरडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट स्पेशलाइजेशन में हमने कहा था कि हर एक डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने ऊपर डिपार्टमेंट्स बांटे, अब हम पर्सन को बांट रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक स्पेशलाइज व्यक्ति बुलाया जाएगा जिसे प्रोफेशनल बोलते हैं। हर एक प्रोफेशनल का काम करने का अपना तरीका होता है जो आपस में वो किसी से डिस्कस और शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे स्टेप जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक दूसरे के काम को हम कोऑर्डिनेट कर सके, यही मैनेजमेंट का काम है। क्या ये बात समझ में? हर एक डिपार्टमेंट में हेड होगा, वो फाइनेंस मैनेजर है, स्पेशलिस्ट है फाइनेंस का। मार्केटिंग हेड है, वो किसका मैनेजर है? मार्केटिंग का, वो स्पेशलिस्ट है। तो सभी स्पेशलिस्ट लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें। क्या ये बात? जैसे आपके घर में अब धीरे धीरे समझदार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जब तक आप 12th में आ गए तो अब आप अपने आप को समझदार मानते होंगे, तभी से आपके डिस्प्यूट घर में बढ़ गए होंगे। जब घर में एक ही समझदार व्यक्ति होता है और बाकी लोग ऐसा समझते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तब डिस्प्यूट्स कम होते हैं। जब समझदारी का लेवल ऐसा हो जाएगी जिसमें जो सबसे छोटे व्यक्ति उन्हें लगता है कि बाकी सब बेवकूफ़ है, हमें ही पता है जो पता है, तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट था, स्पेशलाइजेशन वाला। ये था आपका चैप्टर नंबर कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड पे। क्या हम इसे जल्दी कर लेंगे? चैप्टर नंबर सेकंड, पहले हम किसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे बताओ? फ्यूल के। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 14 प्रिंसिपल्स है। पहला कौन सा है? क्या मैं नोट्स ना खोलूं और आप बता सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? बताइए। पहला, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब्यूज ऑफ पावर। थर्ड पॉइंट क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है? देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशंस। बस। फोर्थ पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड बता। देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन वर्कर। ठीक है। इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉइज हैं तो कितने बॉस होने चाहिए?
ऐसे कैसे काम होगा? गिविंग ऑर्डर्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए एक होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपको पता है हर एक डिपार्टमेंट, अभी हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में, वो डायरेक्शन सबकी अलग होती है, अलग अलग गोल्स होते हैं। तो यूनिटी का मतलब उन्हें यूनाइट करना सभी की एक्टिविटीज को, और कॉमन पॉइंट ये टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। 6 पॉइंट क्या है? क्या ये हमारा सबसे फेवरेट पॉइंट है? यस, बताइए। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। बहुत बढ़िया। 7, बस इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ऑल बिजनेस डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं शुड बी फेयर। शुड बी क्या होने चाहिए? फेयर। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के कुछ आधार हैं, जैसे कि जेंडर, कास्ट। एक भागने वाला भी है, रेस। क्या है वो भागने वाला? कलर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, जो स्किन का कलर है ऐसा। बिलीफ, रिलीजन। अब कोई बोले कि नहीं भाई जय माता दी बोलेगा तभी अपनी कंपनी में रखूंगा, तो ये तो गलत है। जय श्री राम बोल तब अपनी कंपनी में रखूंगा, वो बोलेगा अल्लाह अकबर पहले तब रखूंगा। तो समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं। 8 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्युनरेशन शुड बी फेयर टू बोथ। किसका? एम्प्लॉय के हिसाब से, मतलब एज पर सैलरी, और मैनेजमेंट के हिसाब से विद इन 10%। बस बात खत्म, और इसके अंदर कोई आधार नहीं होना चाहिए। 9 पॉइंट। इनमें से एक का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, और दूसरे का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा दूसरे का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, कह रहे डिस्पर्सल ऑफ पावर। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? बांट देना। वो किसका मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। 10th पॉइंट, स्केलर चेंज। स्केलर चेंज क्या कहते हैं? फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। इसमें सारे कम्युनिकेशंस होते हैं। 11th पॉइंट क्या है? इनिशिएटिव कौन लेगा? मैनेजर या सबऑर्डिनेट्स? दोनों को लेने चाहिए, मैनेजर को भी लेने चाहिए और सबऑर्डिनेट्स। 12th पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ। इस पॉइंट का मतलब समझाइए मुझे। सर, जो भी वर्कर है उसको हायर करने से पहले सारे टेस्ट ले लेने चाहिए। वेरी गुड। जो भी एक वर्कर जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका साइंटिफिक सिलेक्शन कीजिए। कैसा सिलेक्शन? साइंटिफिक। जो आपको जैसे प्रोसीजर मुश्किल से मुश्किल अगर करने हैं तो उस सिलेक्शन से पहले करिए। और जब आपने किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने अपॉइंट कर लिया, अब उसकी परफॉर्मेंस को कब मेजर करना चाहिए? बहुत जल्दी या एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, तब आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करें। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। आई को रिप्लेस कर देंगे वी से। ये काम किसने किया है? मैंने या हमने? हमने। रिवाइज कौन करा रहा है? मैं या हम? पढ़ कौन रहा है? हम। 14th पॉइंट, इसका मतलब इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसमें? इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल यानी जनरल इंटरेस्ट को, और पर्सनल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ये फ्योल ने उन्होंने 14 बातें बोली थी, हमने 14 मिनट से पहले में कर ली। बताओ। मैंने इसके नोट्स बड़े सुंदर लिखवाए हुए हैं, इसके इफेक्ट क्या होता है इससे, ये सब चीज़ें ये प्री बोर्ड से पहले जब आप रिवाइज करते हैं उसी के लिए लिखवाए गए हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो पढ़ के पेपर देने आना, सही बात में रिजल्ट में देखूंगा। ये थे हमारे किसके नोट्स? अब किसके नोट्स पढ़ेंगे? टेलर। देखो टेलर, जो टेलर ने बनाई ना, मैं उनके प्रिंसिपल से डिससेटिस्फाइड हूँ, लेकिन उनकी टेक्निक से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ी आसान रहती हैं, है ना? हालांकि ये भी आसान है। पढ़िए। साइंस नॉट रूल ऑफ। कौन सी स्टडी से मैच कर दूं इसको? मेथड स्टडी। देयर इज नो साइंटिफिक ऑलवेज बेस्ट मेथड को आप क्या कर सकते हैं? सर्च आउट या फाइंड आउट। मैनेजर को क्या करना चाहिए? ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि वो वन बेस्ट मेथड को सर्च करे हर बार काम करने से पहले। क्या ये बात समझ? टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड और ये कौन सी स्टडी से मैच करता है? मेथड स्टडी। दूसरा कौन सा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और एक है कॉपरेशन नॉट डिस्कॉर्ड। का मतलब क्या होता है? झगड़े। तो लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना, वो होता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और नेक्स्ट कौन सा है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। ये है सजेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सजेशन। कि ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव सजेशन शुड बी वेलकम एंड अप्रिशिएटेड। कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड भी देना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। 4th पॉइंट क्या है? इस लाइन का मतलब बताइए, इस प्रिंसिपल का मतलब।
पता ही नहीं है। बिना पढ़े कौन सा बच्चा बता सकता है? 3-4 बच्चे हैं जो बता सकते हैं, बताइए। इधर सुन लो। उनको जो ड्यूटी असाइन की गई है वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है करने का, जिससे जो उनकी ग्रोथ होगी वो उनके उस होगी कि मतलब वो कितना ग्रो करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मुझे चैट शो खोलना है, चैट शो, पॉडकास्ट बोल लीजिए, चुगली बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन से वाली बेंच, कौन से वाली रो बेस्ट रहेगी उसके लिए? सब जानते हैं इस बात को। तो अगर ऐसा काम ही दिया जाए इनको कि 4 लोग ये बैठे रहे, गेस्ट एक हो, बात समझ रहे हैं, तो बेस्ट जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ऐसा व्यक्ति, उसको ऐसा काम दीजिए जो उसको पसंद है, ताकि वो अपने अच्छे मन लगाकर काम कर सके। अदरवाइज यही देखेगा 6 बज गए, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, और 6 बज जाने से पहले ही 5 मिनट पहले मुझे काम देके जाता है मेरा बॉस, पूरे दिन में बैठे रहता हूँ, तब कुछ नहीं बोलता। यही सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं? ठीक, नेक्स्ट किस पे आ गए हम? क्या ये टेक्निक्स प्रिंसिपल से अच्छी हैं? हाँ, इसी बात पे मुझे प्रिंसिपल जो हमने पढ़ लिए उनके नाम बताओ। पहला कौन सा था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बीच में मक्कारी कर गए। पहला पॉइंट अभी पढ़ा है, देयर नो बेस्ट मेथड। हमेशा बेस्ट मेथड को आप सर्च आउट कर सकते। दूसरा, टाइम स्टडी क्या कहती है बताइए? स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ये आपको पहले बताना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कोई एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? मोशन में क्या एलिमिनेट करते हैं हम? अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेस्ट इंटरवल्स। 2 तरीके के रेस्ट इंटरवल्स मैंने आपको बताए थे, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। अगर फिजिकल लेबर है तो फ्रीक्वेंसी कम और ड्यूरेशन ज्यादा। नहीं, ड्यूरेशन कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और अगर ज्यादा लेबर वाला काम नहीं है, मैनेजरियल काम। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन में हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं एक तरीके से जैसे काम किया जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन में अननेसेसरी एक्टिविटीज, एक होता है अननेसेसरी मूवमेंट्स और एक होता है अननेसेसरी एक्टिविटीज, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो फालतू के हैं, उन्हें हटा देना। क्या ये बात समझ में? दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, टेलर ने सजेस्ट किया था कि पीस रेट सिस्टम कितने होने चाहिए? 2, हायर पीस रेट और लोअर पीस रेट। पीस रेट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का रेट। पीस रेट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का रेट। तो टेलर ने कहा जो हमारे परफॉर्म, जो वर्कर्स हैं, जो एफिशिएंट है, उन्हें कौन सा रेट देना चाहिए? हाई। और जो इनएफिशिएंट है, लोअर। अब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैसे बताया जाएगा? अगर स्टैंडर्ड के बराबर या उससे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा? एफिशिएंट। तो क्या कौन सा रेट देंगे? हायर। और अगर स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म कर रहा है तो लोअर। 7th कौन सा है? मैं इसके डायग्राम पे आ जाता हूँ फटाफट से। कहाँ गया? ये रहा। फंक्शनल फोरमैनशिप के कंसेप्ट ने कहा कि आप प्लानिंग के काम को अलग रखिए और एग्जीक्यूशन के काम को अलग रखिए। जो लोग प्लान कर रहे हैं वो 4 लोग होंगे और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो 4 लोग। क्या नाम याद है आपको इनके? पहला नाम क्या है? क्या स्पेसिफाई करेगा? रूट। कहाँ बस से जाना है? दूसरा, इंस्ट्रक्टर क्या देगा? इंस्ट्रक्शंस। तीसरा, टाइम एंड कॉस्ट, जो एक शीट बनाएगा जिसमें टाइम एंड कॉस्ट लिखेगा। फोर्थ, क्या करेगा? डिसिप्लिन। इससे भी आसान आ जाओ। गैंग बॉक्स क्या कहता था? कि सारी असेट्स तैयार रहें। गैंग समझते हो तुम? मेरी लड़ाई हो गई, आ जाओ। वो कहते तैयार रहो, इसी को तो गैंग बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, वो क्या करते हैं? टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क के लेके काम करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर कोई भी मशीन है वो वर्किंग कंडीशन में रहे, इसे रिपेयर बॉस का काम है। और फोर्थ, इंस्पेक्टर क्या चेक करेगा? क्वालिटी। ये हमने PDF नंबर 2 उड़ा दी इसकी। और बस। नेक्स्ट, कौन सा चैप्टर नंबर? 3rd। क्या हम जल्दी तो नहीं चल रहे? नहीं। कोई दिक्कत किसी को? पहले आ गए किसमें?
बिजनेस एनवायरनमेंट में। बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बहुत बढ़िया। फीचर में पहला पॉइंट क्या है? हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस में बहुत सारे एनवायरनमेंट, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजें। तो इन सभी का सम टोटल कर दे तो इसे बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक। इनमें से एक ऐसा है जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, एक ऐसा जो इनडायरेक्ट। स्पेसिफिक डायरेक्टली करता है और जनरल इनडायरेक्टली करता है। स्पेसिफिक का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, माइक्रो के अंदर आते हैं, मतलब इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर वगैरह, और दूसरा जनरल फोर्स। थर्ड पॉइंट क्या है? हर एक बिजनेस का कंपोनेंट या जो डायमेंशन है वो एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड। क्या ये बार बार पढ़ा है हमने? इंक्रीज इन अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर हेल्थ हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे किए हमने। ठीक। फोर्थ पॉइंट, डायनेमिक का मतलब क्या है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट और उनके फोर्सेस क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है और वो डायनेमिक है, ये बताना बड़ा आसान है। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज किस डायरेक्शन में होगा, एग्जैक्टली उसका अमाउंट क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, ये सब एग्जैक्ट नंबर्स में बताना क्या है? मुश्किल। ठीक है। सिक्स पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी एंड इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। अगर मैं इसे उल्टा बोलूँ तो इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। जैसे मैं आपसे बोलूँ कल चैप्टर नंबर सिर्फ 2 का पेपर होगा तो आप खुश हो जाएंगे, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। इसीलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाली चीज फील हो रही होगी, है ना, पेपर की तैयारी करते समय। इनकेस अगर तैयारी कर रहे हैं तो, अदरवाइज तो देख लेंगे, है ना। 7 पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो डिफर करता है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बात समझ में आती है? इसका कोई एग्जांपल दीजिए। मैकडी में इससे फर्क कहाँ पड़ा? जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है ट्रेडिशनल कपड़ा है, जैसे साड़ी है या कोई सूट है जो ट्रेडिशनल लोग पहनते हैं। अगर मान लीजिए उसके जहाँ से प्रोडक्शन होती है, जहाँ से वो कपड़ा निकलता है, वहाँ पर बाढ़ आ गई और ये काम नहीं हो पाएगा, तो क्या इससे टाटा कंपनी जो गाड़ी बनाती है उसे कोई फर्क होना चाहिए? मैकडी, स्टारबक्स साड़ी पहनाते क्या उनको? क्या ये बात समझ में आ गई? तो फॉर्म टू फॉर्म डिफर करता है। ठीक। अब आते हैं डायमेंशंस पे। क्या डायमेंशन हमने अलग से भी लिखी हुई है, ये देखो डायमेंशंस। इसका एक क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में, तो जरा ध्यान देखिए। पहला कौन सा एनवायरनमेंट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं? पढ़िए। जीडीपी, इनकम लेवल, पर कैपिटल इनकम, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, सोशल में आ जाओ। पहला क्या है? बस पहला क्या है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, फिफ्थ। मैंने बोला फिफ्थ, सिक्स्थ। ट्रेंड का मतलब क्या है? मतलब जो चल रहा है आजकल में, जैसे कि अभी क्या चल रहा है हेल्थ एंड फिटनेस को लेके, मतलब अच्छा ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव का मतलब ये है 12th क्लास के बच्चे जिम में जा रहे हैं, बोर्ड का पता नहीं है, हाँ तुम भी, इन्हें रोकना पड़ता है। फिर ये कहते सर आपने हमारी जिम छुड़वा दी, है ना, तुम हमारा कोचिंग बंद करवा दोगे खराब नंबर लाके, हैं, उसका रिस्क नहीं है हमें कि 12th का क्या रिजल्ट आया है। क्यों भाई, किसी भी कोचिंग को कैसे जाना जाता है कि उसके 12th का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट कैसा आता है, यहाँ के बच्चे कैसे मार्क्स लाते हैं। अब जी यहाँ के बच्चे क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस फ्रीक, कहाँ जाते हैं? जिम। इसीलिए छुड़वाई है बस, क्योंकि आपके रिजल्ट पे हमारा फ्यूचर डिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ में आई? अब मान लीजिए इसके स्कूल में जाना जाता है शाम को, क्यों? क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक है, जिम जाता है, तो उस समय क्या फायदा इसलिए बंद करवा दे, है ना। अब आते हैं किसमें? पॉलिटिकल। इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है,
टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? वैरायटी जो गवर्नमेंट की होती है ना, मिली जुली सरकार। दूसरा एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अपनी बोलाती है ना योजनाएं कि हम आगे क्या क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको बताओ? मैनिफेस्ट कहलाती है, मैनिफेस्ट लाती है गवर्नमेंट की हम आगे फोकस किस पे करेंगे। जैसे मान लीजिए बीजेपी फोकस कर रही है मेक इन इंडिया, अखंड भारत, जो भी है डिजिटल इंडिया, हाँ कर रही है भैया, कर अखंड भारत, जय श्री राम। और कुछ? अब देखो ये वाली चीजें ऐसी जिसमें तुम डाउट कर सकते हो, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। हाँ मैं तो बिलीव करता ही हूँ, देखो मैंने लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं रावण बाण है ना। वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडियन मूवमेंट, और ये सारे जो स्लोगन्स हैं, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो एक गवर्नमेंट पार्टी के दिए हुए हैं, इसलिए पॉलिटिकल में आए हैं। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट कौन सा है? लीगल। लीगल का मतलब जो कोर्ट, जो हमारे जो लॉज एंड रेगुलेशंस हम बनाते हैं। और लास्ट क्या है? मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई? ठीक, ये डायमेंशन है। नहीं, इंपॉर्टेंस रह गए। इंपॉर्टेंस आ जाओ, बिजनेस एनवायरनमेंट। बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ाई गई है यहाँ पर, या बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की इंपॉर्टेंस है? कि अगर कोई मैनेजर सही तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके इंपैक्ट को अंडरस्टैंड करे, समझे, तो क्या हो सकता है? तो पहले क्या होगा? अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन कर रहा है तो एनवायरनमेंट से आने वाली तो परेशानी दूर दूर बैठ। कहाँ था मैं? सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी वानी मंगवाए, चाय, कॉफी मंगवाए? मंगवाओ। किसके लिए मंगवानी बताओ? बताओ जल्दी बताओ। आपके लिए ले आओ, हटना। पॉइंट कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एक मैनेजर बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करेगा, मॉनिटर करेगा, एंटिसिपेट करेगा कि क्या होने वाला है, तो जो आपके एनवायरनमेंट है वो आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो आप क्या आइडेंटिफाई करना पसंद करेंगे? पहले अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या है? अगर आप दूसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई करोगे तो इससे फायदा क्या है? तो ये है फायदा, पनीर। पनीर होने का बेनिफिट मिलेगा। बताओ पनीर होने का बेनिफिट का क्या मतलब है? जैसे अभी मैं बोलूं कि अभी सुनो जरा ध्यान से, मैंने बोला छुट्टी, तो किसको आसानी होगी सबसे जल्दी निकलने में? जो लास्ट में बैठे, जो लास्ट में बैठे। क्या ये बात समझ में? ऐसे ही अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी सबसे पहले दिखाई देगी। क्या ये बात समझ? मैंने कहा भंडारा है, बताओ वहां से आएगा भंडारा कौन? जल्दी इधर वाले बच्चे जल्दी पकड़ लेंगे, हो सकता है इधर तक आए ना। क्या ये बात समझ रहे हैं? सेकंड अपने स्ट्रेंथ्स वगैरह जानना एक अलग चीज होती है, लेकिन क्या आज की डेट में दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है? कल को आपको विभीषण मिले, इससे अच्छा रावण मिल जाए। दोनों का मतलब समझ में आया? विभीषण मिलना ज्यादा सही है, रावण मिलना? बताओ रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ऐसा मिलना, हाँ ऐसे रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका राम के सामने आना ज्यादा खतरनाक था या उसके पास विभीषण होना ज्यादा खतरनाक था? विभीषण होना ज्यादा खतरनाक था। तो मैंने रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। क्या ये बात समझ में आई? तो आप क्या चाहते हैं, राम जैसे दुश्मन मिल जाए या विभीषण जैसे दुश्मन? भाई राम जैसे, क्योंकि हमें पता होगा कि वो थ्रेट है। क्या ये बात समझ में आई? जो पेरेंट्स आपको पाल रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। तो पढ़िए, करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स व्हिच मे एडवर्सली अफेक्ट इट ऑपरेशन। तो हम पहले से बचाव करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? पहले से पता होगा तो हम अपने रिसोर्सेज को उसी तरीके से चैनलाइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? कोपिंग विद रैपिड चेंजेस का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में आपके फ्रीक्वेंट रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, तो अगर आप मैनेजमेंट करते रहेंगे इसका मतलब क्या है कि आप उसे कोप कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्टेंट प्लानिंग
सिंपल पॉइंट है आपका, क्या कहते हैं कि आगे जाके क्या चेंजेस करने हैं उसे प्लानिंग में आप ला सकते हैं, बड़े सिंपल वाले पॉइंट्स और कोई ज़्यादा। और ये रिफॉर्म्स तो आपके में आ रही हैं क्या? हाँ वो अलग पॉइंट है। नेक्स्ट आए हम, यहां से क्या शुरू होता है बताओ? क्या शुरू होता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है? 5। कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? क्या कह रहे हैं? हाँ चैप्टर 4 में क्या स्टार्ट होता है? बताओ। क्या मैंने इसकी मीनिंग याद कराई थी आपको? पक्का याद है सबको? स्टार्ट करें क्या? जब मैं बोलूं तब स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे खांसी वांसी भूल के देखो। मीनिंग ऑफ प्लानिंग बताइए। कचरा खत्म, अब धुन में। Planning is deciding in advance what is to be done, how is to be done, when is to be done, and by whom it is to be done. It is the planning where between where we are and where we want to go, and it is a basic managerial function. बहुत बढ़िया। पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, ये वाला ज़्यादा बढ़िया है, ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। फीचर्स में आते हैं। पहला फीचर क्या है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मतलब घर पे नहीं, चिंटू पॉइंट है। चिंटू पॉइंट है, ये कहीं भी लगा सकते हैं आप उसको। दूसरा पॉइंट ढंग से क्या बोला? बस यही बोलना है, समझ गए मेरी बात? यही बोला था तुमने? पक्का? फिर ठीक है, चलो। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले कौन सा फंक्शन पे पढ़ने को मिला? प्लानिंग। तो इसलिए क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि बाकी सारे फंक्शन क्या है? डिपेंडेंट है इसके ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है? कोई बात है, मतलब हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी अंटिल द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। कोई बात है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें मैंने कुछ बॉक्सेस बताए थे। पहला बॉक्स क्या है? पीपिंग इनटू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। बहुत बढ़िया। सिक्स्थ पॉइंट, जितने भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स है वो क्या है इसी के अंदर, जैसे कि इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन, फोर साउंड जजमेंट। साउंड जजमेंट, ऐसी जजमेंट जिसमें से आवाज आ रही है। साउंड का मतलब क्या है? अच्छी, स्ट्रॉन्ग। ठीक। सेवेंथ पॉइंट, प्लानिंग के अंदर हम स्टेप्स पढ़ते हैं। क्या आपको स्टेप्स पता है? ठीक है। तो जब उन स्टेप्स में एक स्टेप ऐसा होता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, उसी पॉइंट को समझाया है यहाँ पर कवि ने कि अब आप जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को ले आते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव के साथ गो अहेड करना, इसे प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी होती है। ऐसा नहीं कि खाली प्लान ही कर रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स पे, जो कि मैं चाहता हूं कि आप बिना देखे बताएं। पहला, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहला कौन सा? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा, आइडेंटिफाइंग। सेकंड में आइडेंटिफाइंग। पहला। दूसरा, डेवलपिंग प्रेमिसेस। तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। चलो बहुत बढ़िया। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? assumptions about the likely shape of event in future। पहला क्या है? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, टारगेट बनाते हैं हम इसके अंदर, सेल्स बढ़ाने क्या करना है। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ, और इसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को हम लाएं। और नेक्स्ट कौन सा है? इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव। इवेल्युएटिंग का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोस एंड कॉन्स को सभी को मेजर करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सिलेक्टिंग, सारी टेक्निक्स वगैरह लगा के जो आपको अपने लिए बेस्ट लगता है, जो मैक्सिमम पॉजिटिव्स दे और मिनिमम नेगेटिव्स दे, ऐसे प्लान को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करना है और फॉलो अप। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशन। पहला पॉइंट क्या है इसमें? अगर आप अच्छे से पहले प्लान करके रखोगे इसी प्लान के साथ जाना है, तो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस में आप प्लानिंग को बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या है? जरूरी तो नहीं है कि जैसे आपने प्लान अभी किया है ऐसी लाइकली शेप ऑफ इवेंट इन फ्यूचर होगी, या जो प्रेमिसेस आपने डेवलप किए जरूरी तो नहीं वो ट्रू होंगे आगे जाके, तो वो चेंज भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ने डिसाइड किया कि 1 जनवरी से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और एक भी छोड़ो, उस दिन न्यू ईयर करेंगे, पार्टी करेंगे, 2 जनवरी से सीरियस वाली जो पढ़ाई होती है वो करेंगे। कई बार किसी बच्चे ने ऐसा सोचा हुआ है, लेकिन जनवरी में उसकी तबीयत खराब हो गई,
फरवरी में क्या है, कुछ और गड़बड़ हो गई, तो क्या प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि हमेशा चलेगा? आंसर इज नो। तो आज अभी से अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करके अपने डेली हैबिट्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपको कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लानिंग ये कहता है कि भाई साहब हमने जो बताया पहले एक बार, प्लानिंग की मीनिंग बड़ी सुंदर है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय होम इट इज, सब बता दिया ना। तो अब इसमें क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कहती है कौन? प्लानिंग, जो कि गलत बात है। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल के लोग करते हैं, तो प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, और एक्सपर्ट्स जो है क्या लेते हैं? पैसा, जो इसमें ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। और कई बार क्या होता है, लास्ट वाली लाइन को पढ़िए, ये बड़ी सुंदर लाइन है, लास्ट वाली लाइन। बताइए इसका मतलब क्या है? जरूर नहीं है। जैसे मान लीजिए 9th मंथ एंड होने वाला है, आपके सिलेबस को शुरू हुए, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं हम अब भी प्लान ही कर रहे हैं कि कब सीरियस होंगे बोर्ड्स के लिए। तो जो समय लग गया है, जो रिसोर्सेज लग गए हैं प्लान करने में, वो हो सकता है वर्थ नहीं है किसके? बेनिफिट्स के। इज इट? यस, क्योंकि प्लानिंग में ऑल्टरनेटिव कोर्स एक्शन भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो वर्थ तो रहती है ना। समटाइम्स की बात की जा रही है, और समटाइम्स एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो जनरल रूल को ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, बहुत सारी प्रेमिसेस को डेवलप करना पता है, एंटिसिपेट करना होता है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है, उनके प्रोज एंड कॉन्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बहुत बड़ी वाली सिचुएशन हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट, क्या ऐसा जरूरी है कि कोई प्लान जो पिछली बार काम कर गया था वो इस बार भी काम कर जाए? नहीं। यही वाली बात यहाँ पर समझाई गई है कि इफ अ प्लान इज वर्कड अर्लियर इट इज नॉट सर्टेन दैट इट विल वर्क इन द करंट और फ्यूचर सिचुएशन एज वेल, क्योंकि हमारे डायनेमिक एनवायरनमेंट है, वो चेंजेस होते रहते हैं। क्या ये बात समझ? इसे बोलते हैं डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि ऐसा कोई प्लान जो पिछले साल काम कर गया था क्या जरूरी है इस बार भी काम कर जाएगा? आंसर इज नो। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मेरे टोटल मिला के एक सेमेस्टर में मान लीजिए 5 पेपर थे, तो मुझे 5 एग्जाम देने थे टोटल मिला के, और 5th जो पेपर था वो मैथ का था। अब आप मेरे बारे में इतना तो जानते ही हैं, तो मैंने 4 पेपर अपने जो आगे पीछे वाले बच्चे बैठते दोनों ने बढ़िया तरीके से दिखाया। मैंने कहा भाई देखो बस तुम्हें क्या तैयार करना है। क्या ये बात समझ में आई? तो उसमें से एक बच्चे ने कहा, जो मेरे आगे वाला था, कह रहा मुझे तो मैथ आती नहीं, मैं तो पहले बताऊं आपसे भी ज्यादा बुरा हाल है। तो मैंने उसे दिखाना बंद कर दिया तीसरे पेपर से, क्योंकि उसे क्या नहीं आती थी। मैं फिर अपने पीछे वाले बच्चे को दिखाने लगा बस। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन जैसे ही मैथ का पेपर है, मुझे क्या, ये एक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, रूम की चेंजेस होते रहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो मेरा जो मेरा था वो लास्ट रो में था, मतलब सेम रूम था, फर्स्ट रो लास्ट रोल नंबर, और उसका धोखा। पूरे 4 पेपर, मतलब मेरे बराबर परसेंटेज आ गई होगी उसकी, ऐसा लगा लो। लेकिन जिस चीज के लिए किया, किसके लिए? मैथ। सीटिंग अरेंजमेंट जो है चेंज हो जाती है किसी पेपर में, क्योंकि कई बार बच्चों की बैक होती है तो वहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, कभी कम बच्चे होते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होती रहती है। एब्सेंट पे सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं होती, वो डेस्क खाली रहता है, तो आपको भी पता होगा आपके एग्जाम में हो जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है। क्या ये बात समझ में? लेकिन वो पहला ऐसा मौका था जब मुझे धोखा महसूस हुआ जीवन में, कि 4 पेपर में तो देखता, फिर बाद में कह रहा भाई मेरी क्या गलती है? मैंने कहा नहीं तेरी है, तुझे बोलना चाहिए था पीछे बैठ। 4 पेपर, टीचर को थोड़ी पता है कि तूने 4 पेपर देखे मेरे में से, कुछ भी कर, पर्ची फेंक, कुछ भी कर, मुझे करवा भाई पेपर। चलो ये तो थी प्लानिंग की बात है। नेक्स्ट, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस को कोई भी बच्चा इंपॉर्टेंस नहीं देता, जरा ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन थ्योरी का आपको 6 मार्क्स का आ सकता है, तो एक बार रीड करके जरूर जाइए। इंपॉर्टेंस पहला पॉइंट क्या है? क्या आप इसके अंदर का डाटा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सेकंड पॉइंट, क्योंकि हम हर एक पॉसिबिलिटी को सेकंड स्टेप के अंदर डेवलप करते हैं, प्रेमिसेस को, तो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी किसी लेवल पे हम कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अनसर्टेनिटीज के बारे में अजम्पशन लगा के हम उसकी जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? क्योंकि हम पता चलता है व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom it is to be done, तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट, हर एक लेवल पे हम जाके बोलते हैं कि भाई तुम भी कुछ बताओ, तुम भी कुछ बताओ, फीडबैक लेके हम प्लानिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर फीचर के अंदर एक पॉइंट था कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। क्या ये बात समझ में आई? सिक्स्थ पॉइंट, प्लानिंग क्या करते हैं? स्टैब्लिश स्टैंडर्ड करता है, किसके लिए?
कंट्रोलिंग के लिए। ये हमने कंट्रोलिंग चैप्टर में ही पढ़ा था कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कुछ नहीं है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग कुछ नहीं। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। क्या कुछ और रह गया है इस चैप्टर में? नहीं। तो हमने आधी पार्ट आज की क्लास का खत्म कर लिया है। टाइप्स ऑफ प्लान रह गया। अरे अरे कौन से पेज नंबर में था वो? तो मैंने इसमें, अच्छा है। टाइप्स ऑफ प्लान दिख रहे हैं आपको? इसमें से केस स्टडी आती है जनरली। तो दो तरीके प्लान होते हैं हमारे पास, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। इसमें से आसान कौन से हैं? सिंगल यूज प्लान, प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम का मतलब होता है इन डिटेल्ड एनालिसिस, सब कुछ होता है इसके अंदर, टाइम, अमाउंट, मनी, कौन, क्या, कब। तो प्रोग्राम है एक कलेक्टिव। प्रोग्राम क्या है? कलेक्टिव। दूसरा क्या है? बजट। इट इज क्या है बताइए? न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को जब आप बना देते हैं उसे क्या बोलते हैं? बजट। अब आते हैं जिसमें प्रॉब्लम आएगी, कौन से? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में पहले आसान वालों को उठा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, मेथड, स्ट्रेटजी और रूल। इनमें से मुश्किल कौन सा है बताइए? कोई भी नहीं। लेकिन आपको प्रॉब्लम हमेशा आएगी स्ट्रेटजी में कि कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है और कंपनी का मेथड क्या है। आपको बार बार इसी की केस स्टडी में डाउट आएगा। कभी अब केस स्टडीज को गो थ्रू करके जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ऐसी कोई चीज जो मैंने कंपटीशन को बीट करने के लिए ली है, ऐसी कोई चीज जो मैंने कंपटीशन को बीट करने के लिए ली है, वो क्या होगी? स्ट्रेटजी, ना कि मेथड। ऐसी कोई चीज जो मैं पहली बार कर रहा हूं इंडिया के अंदर, वो भी मेरी क्या है? स्ट्रेटजी। वो भी क्या है? मेरी स्ट्रेटजी। क्या ये बात समझ में? किसी को देख के मैंने कोई काम किया, वो भी स्ट्रेटजी है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रेटजी। और मैंने पहली बार काम किया, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल। तो जब भी किसी कंपटीशन को बीट करने की बारी आएगी या फिर इंडिया में पहली बार कोई काम करने की बारी आएगी तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेटजी। क्या ये बात समझ में आती? बाकी रूल वगैरह आपको पता ही है। हम आ गए जिसे छोड़ के कौन से चैप्टर पर? चैप्टर नंबर 5। तुम क्या कर रहे हो? बैठे हो ना, तो तुम्हें क्यों रुकना 5 मिनट? हाँ रुक गए। मीनिंग पढ़ो, सुनो। हाँ, वो काउंट कर रहे कि 4 हो गए तो कितने बच गए। मैथ है उनके पास। 5, 6, 7, 8 करीब 4 रह गए। बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग पढ़ो जल्दी से, अभी पूछूंगा। चुपचाप बैठ जाए। क्या तो पी लो और भर के ले आओ उसको, ठंडा नहीं होना चाहिए। आराम से, चाय मत गिराओ। अरे सब ब्रेक ले रहे हैं। उसे पॉज कर देना। पॉज करने का मतलब समझते हो? अगर बंद करी तो ऑन किया है ना? पक्का? क्या हम शुरू करें नेक्स्ट पार्ट? कौन से चैप्टर से शुरू करेंगे और कौन से? ऑर्गेनाइजिंग पे शुरू करेंगे और कंट्रोलिंग पे खत्म करेंगे। मीनिंग ये कौन से स्टेप की बात की गई? 4th प्लानिंग की बात की गई, मतलब चैप्टर नंबर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। इसके स्टेप्स पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आसान है। इसमें सभी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं और जो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। क्या इसमें डिपार्टमेंट्स बनाते हैं? नहीं, इकट्ठा करते हैं। डिपार्टमेंट्स किस में बनाते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन में। थर्ड क्या है? असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। क्या आपके और मेरे नोट्स अलग हैं? आपके नोट्स और मेरे नोट्स अलग हैं। आपके और मेरे नोट्स अलग हैं। हाँ, आपको पता हो, आप बताते जाओ। हाँ अलग है। ये वाला है। यही वाले नोट्स हैं आपके पास, यही वाले मेरे पास भी हैं। स्टेप समझ में आया? पहला वाला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा जिसमें सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को क्या कर दिया जाता है? ग्रुप कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज में क्या करते हैं? हर एक मैनेजर को
उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ समझाई जाती है। फोर्थ पॉइंट, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें क्या किसको क्या काम करना है और दूसरा किसके लिए आंसरेबल और किसके लिए अकाउंटेबल है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर, जो कि है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला फंक्शनल, दूसरा डिविजनल, तीसरा फॉर्मल, तीसरा इनफॉर्मल। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मैं कुछ बातों के बारे में बताऊंगा और आपको बताने में कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। इसमें एक या बहुत फ्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें फंक्शंस रिपीट नहीं होते हैं। मैंने कहा इसमें फंक्शंस रिपीट नहीं होते हैं, तो कौन सा होता है? फंक्शनल। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसमें रिसोर्स को लेके लड़ाई झगड़े होते हैं। रिसोर्स एलोकेशन को लेके लड़ाई झगड़े होना किसके अंदर होता है? रिसोर्सेज को लेके लड़ाई झगड़े होना, रिसोर्सेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स होना, कौन सा होता है? डिविजनल। क्या ये बात समझ में आई? जब डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग डिविजन्स बने होते हैं कि तुम लैपटॉप बनाओगे, तुम फोन बनाओगे, तुम वॉच बनाओगे, तुम ये बनाओगे, तो जब बजट बनाया जाता है, रिसोर्सेज एलोकेट की जाती है, तो सब फाइट करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ईजी टू ऐड प्रोडक्ट लाइन, डिविजनल में आप आसानी से प्रोडक्ट। ईजी टू मेजर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करना इंडिविजुअली आसान है डिविजनल के अंदर, क्योंकि अलग अलग डिवीजन है, सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। क्या ये बात समझे? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, डिवीजन। कुछ बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म। फिर आते हैं सूटेबिलिटी। पहला पॉइंट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है दूसरे वाले में? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें आप किससे समझ सकते हैं, मुझे बता सकते हो? डिफरेंस से। क्या मैंने डिफरेंस लिखवाया हुआ है? चेक करिए, डिफरेंस लिखवाया है। अगर नोट्स में दिया हुआ है और बुक के अंदर नहीं लिखा तो मैं बुक के अंदर भी दिखाता हूँ आपको। समझ नहीं कौन सी कॉपी में लिखवाया मैंने आपको डिफरेंस? होमवर्क दिया था, चलो इसलिए मैंने पूछ लिया फिर। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बुक में है। ये तो डेलीगेशन से शुरू है, डिसेंट्रलाइजेशन पे है, फिर फॉर्मल है, फिर इनफॉर्मल है। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। पहले हम आएंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल पे और सीधा सीखेंगे इसे डिफरेंसेस। सारे बच्चे इधर ध्यान, बात कर देंगे बंद। पहला पॉइंट क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर जो फॉर्मल लाइंस को फॉलो करता है वो कौन सा होता है? फॉर्मल। और दूसरा होता है जो स्पॉन्टेनियसली बन जाता है नीड से। सेकंड क्या है? ओरिजिन। इसके लिए पॉलिसीज होती हैं और ये सोशल इंटरेक्शन से बन जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने बना कर दिया, और दूसरा आपका जो ग्रुप, झुंड जिसे बोलते हैं, जो आप बना लेते हैं, वो कौन से इंटरेक्शन से बनाते हैं? सोशल इंटरेक्शन। क्या ये बात समझ में? तीसरा पॉइंट क्या है? अथॉरिटी। ये पोजीशन से मिलती है और ये पर्सनल क्वालिटीज है कि आपके ग्रुप का एक सरगना होता है। सरगना समझते हो? ग्रुप, जैसे कोई ग्रुप होता है ना, उसमें एक डोमिनेंट पर्सन होता है। डोमिनेंट पर्सन का मतलब उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वही आपको बचाएगा या बचाएगी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। क्या ये बात समझ में आई? वो अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कौन बनेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? बिहेवियर। यहाँ पर बिहेवियर किससे डायरेक्ट किया जाता है? रूल से। और यहाँ पर बिहेवियर का कोई पैटर्न नहीं है। अगर इनफॉर्मली आप किसी, मान लीजिए बॉस है, वर्कर है, बॉस वगैरह वर्कर जो है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाएगा ये बॉस है, ये वर्कर है। लेकिन किसी ट्रिप पे जा रहे हैं वो लोग, घूमने जा रहे हैं, तो क्या फिर बॉस वर्कर वाली चीज़ रह जाएगी? बताइए फटाफट से। अगर मान लीजिए कहीं ट्रिप पे ले जाए, किसी को घूमने ले जाए कोई ऑफिस वाले, तो क्या कोई बॉस और वर्कर वाली कोई चीज़ रह जाएगी? आंसर इज नो। नेचर किसका रिजिड है, किसका फ्लेक्सिबल है? जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो रिजिड है और ये फ्लेक्सिबल है। लीडरशिप बताइए, मैनेजर्स के लीडर्स होते हैं फॉर्मल में, यस, और वहाँ पर लीडर्स कोई भी हो सकता है, अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। सेवंथ पॉइंट क्या है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमेशा कैसा होगा? स्केलर चेंज से, और वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। 8 पॉइंट इंटरडिपेंडेंस। इनफॉर्मल डिपेंडेंट, इनफॉर्मल निकल के आता है किससे? फॉर्मल से, और फॉर्मल डिपेंड होता है किस पे? इनफॉर्मल। जैसे कि जेन्युइन फीडबैक देना,
क्या ये बात समझ में? जेन्युइन फीडबैक कैसे होगा बताओ? इनफॉर्मल से या फॉर्मल से? इनफॉर्मल से। 9th पॉइंट पढ़िए, फ्लो कैसे होगा? टॉप टू बॉटम यानी डाउनवर्ड होगा, और उधर कैसा होगा? एनी डायरेक्शन। लास्ट पॉइंट रिलायबल और स्टेबिलिटी। बताइए रिलायबल कौन है? क्योंकि इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है इसलिए क्या है? रिलायबल। और जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता वो इनफॉर्मल, इसलिए वो रिलायबल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसने किसी टीचर के बारे में कुछ बोला, उसने कहा आज जो टीचर है वो छुट्टी पे है क्योंकि टीचर के घर में कुछ है, मान लीजिए फंक्शन है, कोई भी XYZ चीज़ है। अगले दिन टीचर आई, किसी बच्चे ने पूछ लगी कि आपके घर पे फंक्शन था, पार्टी था, पार्टी दो पार्टी दो। क्या ये बात समझ में आई? पता चला जो टीचर है उनकी रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई थी, 13वां दिन था, लड्डू बने थे। अब जिस भी बच्चे ने बोला था, आप कह रहे हो मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं, मुझे तो इसने बोला था। अब बताओ क्या वो बच्चा हाँ करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का क्या नहीं है? रिकॉर्ड नहीं। क्या नहीं है? रिकॉर्ड नहीं। क्या ये बात समझ? इसलिए रिलायबल नहीं माने जाते। अब आते हैं आपके दो कंसेप्ट होते हैं, कौन कौन से? जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट लेवल पे होता है वो कौन सा होता है? डेलीगेशन। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट होता है वो कौन सा है? अब मैं कुछ डिफरेंस वाले पॉइंट बोलूंगा, आपको बताना है कि कौन से पॉइंट में ये जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इट गोज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। इट रिजल्ट्स आउट ऑफ अ मैनेजमेंट पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिसी होगी मैनेजमेंट की, एक्टिविटीज को डिसेंट्रलाइज करने की तो होगा, अदरवाइज तो मैनेजर डिसाइड करता है। इनबिल्ट होता है, हर एक काम में होता है। क्या ये बात समझ में होता है? कंपलसरी कौन सा होता है? डेलीगेशन कंपलसरी है। वाइडर कौन सा है? क्या ये बात समझ में आती है? तो पढ़ते हैं कुछ पॉइंट। नेचर क्या है? कौन सा कंपलसरी है? डेलीगेशन कंपलसरी है। और डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है? ऑप्शनल। फ्रीडम ऑफ एक्शन किसके अंदर होता है? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ज्यादा होता है और डेलीगेशन के अंदर कम होता है। थर्ड पॉइंट स्टेटस। इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क और इट इज रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन जो कि ले जाते हैं। स्कोप किसका ज्यादा है? डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जाता है। पर्पस क्या है? पढ़िए। डेलीगेशन देते हैं क्योंकि आपके सुपीरियर का बर्डन कम हो सके, और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों देते हैं? पढ़िए। सबऑर्डिनेट्स के अंदर रोल को बढ़ाना। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई आपको? ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है आपको। हम चलते हैं अगली साइड। अगली साइड मतलब स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद कितने रह जाएंगे? दो रह जाएंगे। और आप चिंता ना करें, कितने और हैं आपके पेपर में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। फिर से आ गए हम स्टाफिंग पे। मैंने आपको 1 मिनट दिया, आप जरा पढ़िए, फिर मैं आपसे पूछूंगा जल्दी से। पढ़ने के लिए दिया है। बीड़ी कम पिया करो। क्या मैं पूछ लूं? फटाफट से बताइए। आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन टू परफॉर्म इज स्टाफिंग। ये कौन सी लाइन थी? चिंटू लाइन। कौन सी लाइन थी? चिंटू लाइन। कहीं भी चिपकाई जा सकती है। अब आती है मेन लाइन। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कचरा कर दिया नालायकों ने। फिर से पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए फिर पूछूंगा। अपने आप मन में, फिर पूछूंगा बाद में। ज्यादा ही राइट तो नहीं हो गया? बताइए। Finding the right person, right job, the right time. पिटेगा नहीं, है ना? क्लास के बाद याद दिलाना मुझे।
इंपॉर्टेंस आते हैं इसमें। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग क्यों जरूरी है? Filling the roles by obtaining competent personnel. ऑर्गेनाइजिंग में फाइलिंग नहीं, फिलिंग, फाइलिंग। इधर सुनो, ऑर्गेनाइजिंग, जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किया आपने तो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए, उन सभी में जॉब होंगी, उन जॉब को भर्ती कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? स्टाफिंग। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? Placing the right person at the right job. सही समय पे सही व्यक्ति को सही काम पे सही जॉब करते हुए पाया गया तो अच्छा व्यक्ति अच्छा काम होगा, तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। जो व्यक्ति मार्केटिंग में अच्छा है, जिसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो टीचर अकाउंट्स अच्छा पढ़ाती है वो बिजनेस पढ़ा रहे, जो बिजनेस पढ़ाते हैं वो अकाउंट्स पढ़ा रहे। किसी स्कूल में ऐसा हो रहा है। अच्छा, कुछ स्कूल में ऐसा दोनों अच्छा नहीं पढ़ाते। अच्छा ठीक है। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया था किसी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। क्या ये ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज के लिए जरूरी है? यस, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट असेट होती है। अगर यही सही नहीं चुनी जाए, जैसे समझ लो 12th क्लास में अगर ये राइट रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स, तो क्या ये बात समझ में है? बेस कहाँ से आता है? 11। बेस कहाँ से आता है? 11। उसके बाद क्या आता है? 12। क्या ये बात समझ में आई? तो आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको पढ़ना चाहिए, है ना। फोर्थ पॉइंट, आपकी मशीनरी ढंग से तब यूज होगी जब उसे यूज करने वाला पप्पू सही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब मान लीजिए 2 करोड़ की मशीन है लेकिन जो उसे काम करने वाला व्यक्ति है वो कामचोर है, तो क्या सही यूटिलाइजेशन होगा? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स लानी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? पक्का? ठीक। इसके बाद 5th पॉइंट, अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे जो काम पसंद है उसे वही काम मिल जाए तो क्या उसका मोरल और मोटिवेशन अप हो जाएगा? आंसर इज यस, रादर देन ऐसी जॉब जो उसे पसंद ना हो। क्या ये बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कल से मुझसे एक सब्जेक्ट छीन लिया जाए बिजनेस और मुझे दे दी जाए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझाने वाला है? कोई लॉजिक है उसके अंदर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पक्का हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें मेरे लिए मुश्किल एज कंपेयर टू दिस। ये पॉइंट, यही तो पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला। प्रोसेस है स्टाफिंग का, सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, चौथा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, पांचवा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, छठा परफॉर्मेंस अप्रेजल, सातवां प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उसके बाद कंपनसेशन और लास्ट कुछ नहीं, यही है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें से एक एग्जांपल आता है वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स। लोड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, लोड वर्ड का क्या मतलब होता है? रिक्वायरमेंट। क्या ये बात समझ में आई? तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है इस काम के लिए, इसे क्या बोलते हैं? वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस, फोर्स का मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप एनालाइज करिए एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितनी है और कितने केपेबल है, उसे बोलते हैं क्या? एक वर्क फोर्स एनालिसिस। क्या ये बात समझ में? उसके बाद सेकंड कौन सा है? कंपैरिजन, देखेंगे एक्सेस की जरूरत है क्या है, और ये इसके अंदर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, एक्शन क्या है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कम से कम लोग आए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं। क्या कोशिश करते हैं? ज्यादा से ज्यादा। थर्ड पॉइंट क्या होता है? ये पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट, प्लेसमेंट का मतलब होता है जॉब, और ओरिएंटेशन का मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इसके लिए एक ट्रेनिंग भी होनी है, कौन सी? इंडक्शन ट्रेनिंग, है ना। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं? क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग हैं? यस। ट्रेनिंग आपकी स्पेसिफिक स्किल सेट को इंप्रूव करती है और डेवलपमेंट ऑल अराउंड डेवलपमेंट करती है। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर आपके पास 3 स्टेप्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। और अब आपका सवाल ये होगा कि हमारे पेपर में है तो हमें कितने लिखने हैं, तो कितने लिखने चाहिए? पूरे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा ट्रेनिंग। हम आते हैं रिक्रूटमेंट में। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। सोर्सेज हैं इसके मेरे पास कितने? 2। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर कितने हैं? 2। ट्रांसफर और प्रमोशन, हालांकि एक और होता है ले ऑफ, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, जहां पर उसकी पे नहीं बढ़ रही है
रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं बढ़ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन, एक लेवल अप कर देना, उसका पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब की जो इंपॉर्टेंस है वो सब बढ़ जाती है। फिर आते हैं किस पे, एक्सटर्नल में, जिसमें पहला कौन सा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे जब प्लेस कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी या फैक्ट्री के गेट पर, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड पॉइंट, कीपिंग अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, उसे क्या बोलते हैं, कैजुअल फ्लो। थर्ड पॉइंट क्या है, जिसमें हम किसकी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे और कंपनी की वेबसाइट पे हम दे देते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन्हें हेड हंटर्स भी बोलते हैं। हेड हंटर्स का मतलब होता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल के लोगों की या कुछ प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होगी तो तुम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वो लोग लेबर नहीं है। इसलिए जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है टॉप लेवल के लोगों के पास इन टच रहती है, और इन टच रहने के साथ साथ ये क्या करती है, उनको डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब टॉप प्रोफेशनल्स का डाटा इनके पास, और कंपनी में जैसे नीड अराइज होगी तुरंत उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। क्योंकि लेबर 2 दिन ना आए काम चल जाएगा, लेकिन अगर किसी कंपनी में टॉप लेवल पोजीशन 1 महीने तक नहीं आई तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? यस। क्या ये बात समझ में आई? एक लेबर अगर पूरे महीने ना आए तो काम चल जाएगा, दूसरे लेबर उसका काम कर लेंगे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके। लेकिन अगर कोई सीईओ है कंपनी का या मैनेजर है, वही ना आए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यस। तो जितना ज्यादा लेवल होगा उतना उसकी ड्यूरेशन ऑफ फिलिंग वैकेंसी कम होनी चाहिए, इसलिए नहीं बनाया गया। कौन से, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इसके अंदर क्या होता है बताओ? क्या ये बात समझ में आती है? आप किस किस में जाते हैं? स्कूल्स में नहीं, स्कूल्स हटा देना, कॉलेजेस, कैंपस, यूनिवर्सिटीज, इन सभी में जाते हैं। जैसे एग्जांपल था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 6 पॉइंट में, एडवर्टीजमेंट कहाँ दे सकते हैं? जहां आपकी मर्जी वहां दीजिए। 7 पॉइंट, इसमें कौन से लेवल की जॉब्स को फिल किया जाता है? सुपरवाइजरी लेवल, जो लेबर लेवल क्लास है उसके लिए। 8 पॉइंट क्या है, ये एक मंदिर है जो किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो हमारे से डाटा शेयर कीजिए, इनकेस अगर इन्फॉर्मेशन या नीड अराइज होती है तो हम आपको बता देंगे, जो कि कभी नहीं किया जाता। 9 पॉइंट, टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? टीवी पे ऐड देने को क्या बोलते हैं? टेलीकास्ट। 10th पॉइंट, बताओ आजकल टीवी का रोल बढ़ गया है कम हो गया है? आज की डेट में टीवी का रोल बढ़ गया है कम हो गया है? टीवी सस्ता होगा घर में, फोन महंगे होंगे, देख लेना आप। टीवी 20 की जगह 25 का भी लेंगे, हाय, और फोन 40 का नहीं, जब 40 ले रहे हैं तो 45 वाला। अब जब 45 पे आ ही गए हैं तो क्यों ना 256 GB रैम ले लें, है ना? तो धीरे धीरे करके 50 भी क्रॉस हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैम नहीं, सॉरी, रैम बोला क्या मैंने? क्या बात कर रहे हो? स्टोरेज बोला मैंने। क्या बोला मैंने? मैंने स्टोरेज बोला। एक ऐसा फोन है, पानी की बोतल यहीं रहेगी, पहले तुम बात सुनो। एक ऐसा फोन है जिसकी रैम 256 GB है, होगा कहीं ना कहीं। हम आते हैं इंटरनल, हाँ इधर। ये मैंने अभी इंटरनल सोर्स पढ़े थे, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल। अब आते हैं इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। जो मेरिट इंटरनल का है वो डीमेरिट किसका होगा? एक्सटर्नल का। और जो डीमेरिट है इंटरनल का वो मेरिट किसका होगा? एक्सटर्नल। अब अगर अंदरूनी तरीके से आप एम्प्लॉय की भर्ती करते हैं तो क्या फायदा है इसका? पहला, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? सस्ता, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि किसको अपग्रेड करना है। जैसे मान लीजिए अब मुझे 11th लेवल पे पहले मुझे कोई बिजनेस स्टडी का टीचर चाहिए, जो मैं चाहता हूँ मेरा कोई 12th का बच्चा ही हो इस साल का। तो मुझे क्लियर कट है कि किसको बनाना है ये तो नहीं पता, लेकिन किनको नहीं बनाना है ये कुछ लोगों का मुझे क्लियर कट पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आई? सेकंड, अगर मैंने आपको बता दें कि ये ऑफर आप सभी के लिए एप्लीकेबल है, और नेक्स्ट बैच के लिए 11th क्लास में ट्यूटर ढूंढ रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन एक घंटे ही होगी और अच्छा खासा पे उसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी करें, 1 घंटा यहाँ पे दीजिए और आपको अच्छा खासा। सोचो मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं दिन के, तो तुम सोचो अपनी। ये बात समझ में? थर्ड पॉइंट, नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग का क्या मतलब है? जरा जल्दी से बताइए। क्योंकि ऑलरेडी पता है कहाँ चिप्स, कहाँ कुरकुरे, कहाँ ये, कहाँ वो, सब पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4th पॉइंट, लेबर टर्नओवर तब बढ़ता है जब आप बाहर से लोगों को लाके नई नई पोजीशंस पे बिठा देते हैं, वो लोग उनसे ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन इंटरनली कोई व्यक्ति जाता है तो वो कहते हैं चलो कहीं से भी नहीं, हमारे यहीं से गए ना, कोई दिक्कत नहीं।
पॉजिटिव सेंस में उन्होंने इस चीज को लिया है। 5th पॉइंट, Improves performance of existing. जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को तो लाएंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर मेरे 100 में से 45 है बिजनेस स्टडीज में, लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बिजनेस स्टडीज और सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट है, 2 कान पे लगेंगे उसके। 6th पॉइंट, Job rotation also helps in training for it. भाई जॉब रोटेशन का मतलब ये होता है एक जॉब से दूसरी जगह पर जाना, तो आपको क्या होगा कि इससे ट्रेनिंग मिलेगी और आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट, स्टेबिलिटी को अफेक्ट तो करता है लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं होने चाहिए जॉब रोटेशंस। जैसे मैकडी वगैरह में चल जाता है, उसमें कैसे बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड काम नहीं है, तो मैकडी है, स्टारबक्स है, जैसे भी ऐसे रेस्टोरेंट्स उसमें काम चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7th पॉइंट क्या है? Helps in transferring the surplus department to shortage. सरप्लस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। शॉर्टेज का मतलब कम, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसकी बुराई पे। बुराई मतलब ये डीमेरिट्स है। नो इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, इसका मतलब एक्सटर्नल का बेनिफिट बताइए। इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। सेकंड, एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक नोइंग द टाइम बाउंड प्रमोशन। नो टाइम बाउंड प्रमोशन से तो इस एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं है। 3rd पॉइंट, Not available to new organization. कौन सी चीज? एक्सटर्नल। इसका मतलब एक्सटर्नल किसके लिए अवेलेबल है? New organization. इंटरनल नॉट अवेलेबल नहीं है नई के लिए, तो लेकिन एक्सटर्नल अवेलेबल है। 4th पॉइंट, Spirit of competition gets hampered. अगर इंटरनली पता चल जाए कि हम में से ही कोई जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है कि चलो हम में से जाएगा, बाहर से आके कुछ नहीं, और हम में से तो आपस में लोग जो एक दूसरे से साठगांठ कर लेते, भाई देख तेरा प्रमोशन हो गया तो हमारे ऊपर ऑर्डर नहीं देगा, तो हम हमारे बीच में से गया, ध्यान रखिए बाहर निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हमारे में से ही कोई आगे जाएगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट, Frequent transfers may reduce productivity. जब डीमेरिट की बात आएगी तो हम बुराई करेंगे। 6th पॉइंट, अगर मैं आप लोगों में से टीचर ढूंढने की जगह अगर मैं यूट्यूब पे एक एडवर्टीजमेंट डालूं, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट डालूं, या फिर अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे लगा दूं कि काफी सारे लोग देख लें, तो मुझे चांसेस ज्यादा अच्छे टीचर मिलने के हैं, या यहाँ के बच्चों में से ज्यादा अच्छे चांसेस हैं? दोनों ही चीजें हो सकती है, यहाँ के बच्चे भी हो सकते हैं अच्छे, वहाँ के भी, लेकिन जो चॉइस है वो मेरी बढ़ जाएगी। जब चॉइस बढ़ जाती है, सिलेक्शन सैंपल बढ़ जाता है, तो हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स आए। 7th पॉइंट, Chances of favoritism. फेवरेटिज्म हो सकता है कि मान लीजिए इस क्लास के बैच में से कुछ बच्चे ऐसे जो मुझे खाना खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है उनका प्रमोशन जल्दी हो जाए, है ना? ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे खुद ही खुद खाते रहते हैं, है ना? तो हर तरीके के चांसेस हैं। ये बेसिस है और ये डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में? किस में टाइम ज़्यादा लगेगा? किस में टाइम ज़्यादा लगेगा? एक्सटर्नल में। कौन ज़्यादा सस्ता है? इंटरनल ज़्यादा सस्ता है। इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत किस में है? किस में मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज हाई रहेगा? एग्जिस्टिंग का। इंटरनल में, इसमें नहीं। बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा तो आपको बुरा लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट कौन सा आ गया? सिलेक्शन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसके टेस्ट बड़े आसान है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। पहला कौन सा है? जिसके अंदर आप क्या करते हैं? जो भी एलिमिनेट करते हैं जो अनक्वालिफाइड या नॉन सूटेबल एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? इस टेस्ट को मैंने आपको अच्छे से समझाया था। कॉमन टेस्ट कौन कौन से? पहला कौन सा है? क्या चेक करता है ये? आई की एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि बताओ ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपकी एबिलिटी टू टेक डिसीजंस चेक करता है, तो वो क्या होता है? आईक्यू। बी पॉइंट क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब आपका एटीट्यूड क्या है काम करने को लेके, कि आप नई स्किल्स को लेके डेवलप करने के लेके इच्छुक हो, ईगर हो या नहीं, ये चेक करता है। सी पॉइंट क्या है? पर्सनैलिटी में क्या होता है? और पर्सन की क्या इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम, दीज टेस्ट प्रोवाइड क्या? ओवरऑल पर्सनैलिटी। डी पॉइंट क्या है? ट्रेड का मतलब क्या है? यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्किल सेट पे जो आपको देखेंगे और ये कौन सी स्किल्स आपके पास है और क्या आप बता रहे हैं। ठीक है। ई पॉइंट क्या है? इसका मतलब क्या है? व्यक्ति का क्या है और क्या वो इस जॉब में इंटरेस्टेड है भी या नहीं भी, ये चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट, पहला क्या था? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू के बाद रेफरेंस। इंटरव्यू हो गया। अगर इंटरव्यू तुमने क्रैक कर लिया, अब क्या करेंगे? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन, उसके बाद 7, 8, दोबारा से 4th पॉइंट से, उसके बाद अगर ये ठीक रहा, सिलेक्शन टेस्ट किया हमने, उसका बैकग्राउंड चेक किया, अगर बैकग्राउंड ठीक रहा तो अब कौन सा डिसीजन ले लेंगे हम? सिलेक्शन डिसीजन। जब हमने उसे सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की मेडिकल फिट, फिर उसे जॉब ऑफर देंगे, फिर साइन करा लेंगे। अब मुझे पूरी स्टेप दोबारा से बताओ। पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, 4th
रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, अगर ठीक है सिलेक्शन डिसीजन, अगर वो ठीक है तो मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर हो गया तो जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। लॉजिकली याद करोगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, यार कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आते हैं किसमें, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द एम्प्लॉय, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाला पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आएगा इसमें डिफरेंस। ट्रेनिंग की मीनिंग है इंक्रीज करता है नॉलेज को, और ये ओवरऑल लर्निंग और प्रोसेस को इंक्रीज। सूटेबिलिटी कहाँ पर है, टेक्निकल स्टाफ और मैनेजरियल स्टाफ, ताकि ऑल अराउंड डेवलपमेंट कर सके वो। नेचर क्या है इसका, ये डेवलपिंग पे फोकस करता है, स्किल्स जो ऑलरेडी हैं और इन नई स्किल्स को एक्वायर या हिडन टैलेंट को एक्वायर निकालने के लिए। टाइम क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और सेंटर्ड वर्क और पर्सन। अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी क्यों, क्योंकि आप काम ढंग से कर सके, लेकिन आपका डेवलपमेंट करेंगे तो आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना है। आपको अलग अलग सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, स्कूल में उनके फंक्शंस कराएंगे, कंपटीशन होगा, तो वो आपके अंदर का टैलेंट बाहर निकालने के लिए। क्या ये बात समझ में आए? उसके बाद आते हैं किस पे, ट्रेनिंग मेथड्स। एक है ऑन द जॉब और एक है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में बस एक ही इंपॉर्टेंट है, बताओ, वेस्टिब्यूल, और ऑन द जॉब में सारे। पहले कौन सा है, ऑन द जॉब में कौन सा है, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप किस में आता है, नौसिखिया, जिसके अंदर स्किल्ड बेस्ड काम होता है। कैसा काम, स्किल्ड बेस्ड काम हो, जिसमें जो वर्कर है वो मास्टर वर्कर के अंडर रहकर काम सीखता है। क्या कीवर्ड्स बता रखे हैं मैंने। सेकंड कौन सा है, कोचिंग में क्या होता है बताओ, पर्सनली। अरे नालायक, कोचिंग का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली बहुत ज्यादा वीक है तो उसकी पर्सनल ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसके लिए इंडिविजुअल कोच हायर किया जाएगा। क्या ये बात समझ में? सी पॉइंट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये क्या होता है, किसी कोर्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट, कोर्स और करिकुलम का पार्ट होता है, कंपलसरी होता है करना, और जनरली ड्यूरेशन 2 से 3 साल की होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जॉब रोटेशन। क्या एक ट्रेनिंग का तरीका है, यस, ताकि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डायनेमिक्स को पता कर सकें। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंडक्शन या ओरिएंटेड। इसका मतलब इसका गिवन टू न्यू एम्प्लॉय। पर्पस क्या है, फेमिलियर कराना। टाइम क्या है, फ्यू आवर और फ्यू डेज, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ब्रांच है, क्या एरिया है। हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, वॉशरूम, रेस्ट पीरियड्स, कैफेटेरिया, लीव रूल वगैरह। ऑफ द जॉब में कौन सी पढ़नी है हमें, वेस्टिब्यूल में क्या होता है बताइए, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। सबसे कीवर्ड क्या है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। मशीनरी ऐसी होगी आपकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और जिस पर काम करने से नुकसान हो सकता है, तो एक्चुअल वर्क प्लेस से अलग ले जाके आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, बाकी आप एक बार देख लेना। ये हो गया, इंपॉर्टेंट भी नहीं इसलिए तो मैंने बोला था। और कुछ छूट गया क्या स्टाफिंग में? सब बता दिया। स्टाफिंग भी खत्म। अब हमारे कितने चैप्टर रह गए हैं, 2, और कंट्रोलिंग बहुत छोटा है, ये आपको पता होगा। डायरेक्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको पता होगा। अब आते हैं डायरेक्टिंग में। क्या हम 6 बजे से पहले खत्म कर लेंगे, क्या आपको लगता है? 6:15 से पहले। हमने शायद क्लास 4:15 पे शुरू की थी अप्रोक्स, शायद, है ना, 19 पे शुरू की थी। टारगेट ये था कि 2 घंटे के अंदर हम बुक 1 को रिवाइज करेंगे। मेरे हिसाब से हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे अगर आप मदद करेंगे तो। आप पहले पढ़िए मीनिंग डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग होता क्या है, जल्दी से। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, फीचर्स पे आते हैं। All other functions of management just prepares for action, but actual action initiated by directing. Second क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। थर्ड, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फोर्थ, डायरेक्शन और डायरेक्टिंग फंक्शंस हमेशा सुपीरियर देते हैं किसको, सबऑर्डिनेट्स। हमारे यहाँ पर उल्टा होता है, घरों में क्या होता है, मम्मी चाय लो, आगा मैं, या कोई चलो से मम्मी मैं आ गई हूँ, मेरा फ़ोन, मेरा बेड, मेरा वाईफाई, पानी, खाना, सब बताओ कहाँ पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंस से पहले मैं किस पे आ गया, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस पे अब आ सकता हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पहला क्या है, इनिशिएट एक्शन पढ़ लिया हमने। सेकंड, सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को अगर चैनलाइज ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर मोटिवेशन होता है, हमने पढ़ रखा है। मोटिवेशन के अंदर 2 नीड्स, 2 तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल और मोटिवेशन के अंदर 2 तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं। पहला फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी बोलते हैं उसको। फोर्थ पॉइंट,
बताइए चेंजेस को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, और चला रहा हूँ मैं। अच्छा इसकी बात सुनो, देख मैंने एसी बंद करा, इसने कहा सर एसी बंद मत करना गर्मी लग रही है, तो मैंने फिर भी कर दिया। मैंने कहा नहीं थोड़ा टेम्परेचर तो ज़्यादा ही डाउन हो गया था, अब तब से ऐसे कर रहा है। खुजली वाले करते हैं ऐसे। चलो वापस आते हैं, 5th पॉइंट। It brings stability and balance. उससे पहले 4th पॉइंट क्या था ये बताओ जरा जल्दी से। 4th पॉइंट क्या था? Facilitate change in the organization. इसका मतलब क्या है कि आपका जो अच्छा लीडर होगा, देखो इससे जो पहले वाला पॉइंट है वो मोटिवेशन से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? लीडरशिप से। अच्छे तरीके से काउंसिल करेंगे, आपको लीड करेंगे ताकि आप देख सके कि कोई चेंज है तो वो आपके हित में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5th पॉइंट क्या ये बात समझ में? बैलेंस बना रहेगा ताकि ज़्यादा लोग जो लेबर टर्नओवर है वो फोकस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो ये फोकस रहेगा कि लेबर टर्नओवर कम हो सके। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। पहला, मैं पहले किस पे आऊं? मोटिवेशन के बारे में आप पढ़िए, ये मैं पूछूंगा पक्का। इट इज द प्रोसेस ऑफ, सुनिए इनके मीनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड स्टेट। तो अगर आपने एलिमेंट गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो परेशानी आ सकती है, तो आपको इनकी मीनिंग जरूर पूछने, मीनिंग से ही वर्ड निकालते हैं। अगर ऐसा एलिमेंट है जो स्टिमुलेट कर रहा है पीपल को टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी, तो ये क्या है? मोटिवेशन। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एंथुसियाज्म अमंग एम्प्लॉयज। 3rd पॉइंट, इट हेल्प्स इन अराइजिंग नीड्स एंड डिजायर द पीपल टू वर्क टू देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेशन का मतलब ही क्या होता है कि आपके अंदर नीड अराइज कर दे वो कि हाँ आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपको कोई कर पाए तो वही मोटिवेटर है इसलिए, हालांकि ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। फीचर्स, मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? इंटरनल। क्या आपके ऊपर एक्सटर्नली थोपी जा सकती है, वो फोर्स की जा सकती है? नो। क्या ये बात समझ? तो अंदर से ही जब आपको लगेगा कि नहीं आपको पढ़ना है, ये काम करना कितना ज्यादा जरूरी है, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर एक मोटिवेटेड व्यक्ति है तो क्या जो उसका बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड होगा या नहीं होगा? होगा। 3rd पॉइंट, पॉजिटिव्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे प्रमोशन करके आप मोटिवेशन दे सकते हो, इंक्रीमेंट, बोनस और रिकॉग्निशन। नेगेटिव क्या है? मार पिटाई, थ्रेट, डिमोशन कर देना, निकाल देना, ये सारी चीजें। 4th पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है ये समझाओ मुझे जरा फटाफट से। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? 2 कारण है इसके। पहला, क्योंकि जो लोग हैं हमारे यहाँ पर उन सभी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उन्हें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा अगर फाइंड आउट कर भी लोगे तो टाइम टू टाइम क्या हो जाती है? चेंज। 5th पॉइंट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। रोल ऑफ मोटिवेशन आप पढ़ लेंगे। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है जो कि कितने कैटेगरी में डिवाइड की गई है? 5। पहला, बेसिक एंड सिक्योरिटी नीड। बेसिक एंड सिक्योरिटी नहीं, बेसिक भी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल भी बोलते हैं। दूसरी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तीसरा, सोशल नीड्स। चौथा, 5वां, बेसिक नीड के कुछ एग्जांपल है जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ये किससे पूरे किए जा सकते हैं? मॉनेटरी नीड्स। 2nd पॉइंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ये किससे पूरे किए जा सकते हैं? हार्म क्या है सेफ्टी और सिक्योरिटी का? देखिए, फिजिकल हार्म और इमोशनल हार्म, जैसे कि इलनेस, एक्सीडेंट और फायर। ये कैसा हार्म है? फिजिकल हार्म। इमोशनल हार्म क्या है? फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स, कल को क्या होगा, ये इमोशनल हार्म है, मतलब अभी व्यक्ति इसकी टेंशन में है। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, जैसे कैसे पूरा कर सकते हो आप इसको? जॉब सिक्योरिटी देके, स्टेबल इनकम देके और पेंशन प्लान समझा के, ताकि कल की चिंता ना रहे। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट, कैसी नीड्स हैं? जैसे कि लव, अफेक्शन और कंपेनियनशिप। आपके यहाँ पर आपको थ्रेटन ना किया जाए, आपको अलग थलग ना किया जाए, आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट फील करें। क्या ये बात समझ में आई? इसी के बोलते कौन सी नीड्स हैं? सोशल नीड्स। इसे कैसे किया जा सकता है? टीम वर्क, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एस्टीम नीड्स। क्या एग्जांपल है इसके? सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन और अटेंशन कैसे किए जा सकते हैं? नॉन मॉनेटरी से। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट, 5th पॉइंट, ये एक ऐसे लेवल की नीड है जिसके बाद तुम्हें ऐसा लगे सब बेकार था, अपना जो आप जिस चीज़ के लिए बने हैं उस चीज़ पे काम करिए, जो आपका पैशन है उसे आप फुलफिल करिए। नेक्स्ट है अजम्पशंस की। ये अजम्पशंस हैं तभी ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पूरी होगी। पहला पॉइंट क्या है? क्या ये बात समझ है? आपकी तरफ लोग इसी तरीके से बिहेव करेंगे, अगर आपसे कोई ज़रूरत होगी तो आपसे ज़रूरत होगी तो आप 4 भी दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 2 मार भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आप भले इंसान हैं, क्योंकि आपसे क्या है? नीड।
क्या आपने अपने पेरेंट्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि अभी तो इन्हें कुछ भी बोल लो ये बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही इनका काम निकल जाएगा तो हम कोई काम नहीं भी करेंगे तो छोटी सी बात पे बुरा मान के बैठ जाएंगे? क्या ऐसे कुछ कन्वर्सेशंस में आप कभी लगा है आपको कि नहीं लगा? क्या चीज़? अच्छा, उस लेवल तक पहुंच गए। सेकंड पॉइंट क्या है? पीपल्स नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, जो कि इन्होंने बताया है। थर्ड पॉइंट क्या है? अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर सेटिस्फाई आप। जैसे एक व्यक्ति की जॉब जो है वो आपने कर दी परमानेंट, और अगले दिन आप कह रहे हो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, क्या तुम्हारी जॉब परमानेंट है, तो क्या और ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी उसको? नहीं। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, ओनली व्हेन लोअर नीड्स गेट्स सेटिस्फाइड। क्या ये बात समझ में? आसान वाले पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंस आप पढ़ लेंगे खुद से। इंसेंटिव पे आ गए जो कि आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाले हैं। क्या ये बात समझ में? इंसेंटिव्स में पहले कौन से हैं? मॉनेटरी। नेक्स्ट कौन से हैं? नॉन मॉनेटरी। पहला कौन सा? पे एंड अलाउंस। पे अलाउंस पे आ जाते हैं पहले से, जिसमें आपको कैश वगैरह सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, अलग अलग अलाउंस के नाम से आपको दिया जाता है। सेकंड क्या है? प्रोडक्टिविटी लिंक का मतलब अगर जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसे वेजेस ज़्यादा देंगे, जो कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? जो नॉर्मल पे अलाउंसेस से ज़्यादा दिया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ भी शेयर कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? को पार्टनरशिप, या फिर क्या लिखा है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसके अंदर एम्प्लॉयज को कंपनी की ओनरशिप दी जाती है। ओनरशिप का मतलब शेयर्स दिए जाते हैं। कैसे प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे, रिड्यूस प्राइस पे? रिड्यूस प्राइस पे दिए जाते हैं, और इसे क्रिएट करता है एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप। क्या ये केस स्टडीज में आता है? यस। सिक्स्थ पॉइंट, इधर ध्यान दो, इधर। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके 3 एग्जांपल है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एंड पेंशन। सेवेंथ कौन सा है? परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स इन काइंड्स। कैश नहीं दी जाता, इसमें क्या दी जाती है? काइंड। जैसे मैंने कहा आने जाने में दिक्कत है तो वो क्या कर देंगे? कैब, उसके साथ ड्राइवर दे देंगे। क्या ये बात समझ में? तो वो उनका होगा, बस मुझे आने जाने में हेल्प कर देगा। नेक्स्ट कौन सा है? नॉन मॉनेटरी। इसका मतलब पैसे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आपको फिर भी मोटिवेट कर दिया जाएगा। जिसमें पहला क्या है? स्टेटस, मतलब ज़्यादा स्टेटस दे दिया कंपनी के अंदर, प्रमोशन दे दिया एक तरीके से। सेकंड पॉइंट, ऐसा एनवायरमेंट बनाइए, छोड़ दो, ऐसा एनवायरमेंट बनाइए कि व्यक्ति का काम करने का मन करे। क्या ये बात समझ में? तो बॉस ने एम्प्लॉय से पूछा कि बता एम्प्लॉय तुझे ऐसा क्या कर दो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसको लाऊं किसको निकालो? कह रहा तुम निकल जाओ बस। इस ऑर्गेनाइजेशन में सब सही है, बस कौन गलत है? बॉस। अगर तुम निकल जाओ तो जीवन बड़ा आसान हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, एक एम्प्लॉय को अपने जीवन काल में जो भी उसका टेन्योर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये उसके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करियर में एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, और अगर वो इसके केपेबल नहीं है उसे ट्रेनिंग कराए, डेवलपमेंट कराए, कुछ भी कराए। क्या ये बात समझ आती है? उसके बाद नेक्स्ट, बताइए इसमें किसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, इंसान की या जॉब की? जॉब की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? देखिए पहला पॉइंट, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। नेक्स्ट, रिक्वायरिंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड गिव वर्कमैन मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? क्या ये ईआरपी मैक्सिमम केस स्टडीज में आता है? आपको बार बार पूछा जाता है तो पढ़िए क्या लिखा है। इट इंक्लूड्स क्या? अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स देना। दूसरा, प्रेजेंटिंग मोमेंटोज एंड ट्रॉफीज। तीसरा, ऑनरिंग फॉर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, डिस्प्लेइंग एम्प्लॉयज नेम इंफॉर्मेशन बोर्ड पे या पब्लिश कर देना मैगजीन में, और कॉन्ग्रेचुलेशंस करना। 6 पॉइंट क्या है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको नहीं निकालेंगे, और गवर्नमेंट जॉब होगी तो कभी नहीं निकालेंगे। 7 पॉइंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या प्लानिंग में अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है तो एम्प्लॉयमेंट उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो करिए, इससे वो साइकोलॉजिकली अच्छा महसूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये पढ़िए जरा, बताइए फटाफट से। इजी है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करना, पावर्स देना, ऑटोनॉमी देना, ये सब। इसके बाद आ गए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप की 3 स्टाइल्स होते हैं। मैं लीडरशिप के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा। लीडरशिप की कितनी स्टाइल्स होती हैं? 3। और जिसे बहुत अच्छे तरीके से हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? डिफरेंस। क्या आपके पास वो डिफरेंस है? मेरे पास क्यों नहीं है? अच्छा, ऐसे लिखा था हमने, चलो बढ़िया, तभी मैं कहूँ खाली क्यों है। ठीक है, आज पूछता हूँ आपसे,
बुक के अंदर है नहीं है? चलो इधर आते हैं, इधर आते हैं। अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटी, पहला पॉइंट है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? किसके पास रहेगी? लीडर। पहले तो 3 स्टाइल है, तीनों के नाम बताओ। ऐसा एक होता है जिसके अंदर लीडर अपने पास सारी अथॉरिटी रखता है। कौन सा रहता है? ऑटोक्रेटिक। दूसरा कौन सा है? डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर अथॉरिटी तो उसी के पास है लेकिन थोड़ी सी शेयर भी कर देता है और डिस्कस भी कर लेता है। लास्ट वाले में डेमोक्रेटिक में पूरी किसके पास रहती है? सबऑर्डिनेट के पास। सूटेबिलिटी बताइए कहां पर अनपढ़ लोगों के लिए, कहां पर पढ़े लिखे लोगों के लिए? अनएजुकेटेड स्किल्ड वर्क के लिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एजुकेटेड लोगों के लिए आएगा और यहाँ पर हाईली प्रोफेशनल लोगों के लिए आएगा। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहेगी? ऑटोक्रेटिक में लीडर के पास, उसमें लीडर के पास लेकिन डिस्कशन के बाद, और लास्ट वाले में सबऑर्डिनेट के पास। मोटिवेशन, कैसा मोटिवेशन? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव। फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन का पैटर्न, एक में वन वे, दूसरे में 2 वे और तीसरे में फ्री फ्लो। लीडर का रोल पहले वाले में एक्टिव रोल, रहता है, दूसरे वाले में बैलेंस रोल रहता है, दोनों का रोल होता है, और लास्ट वाले में पैसिव रोल रहता है, उसमें सबऑर्डिनेट का रोल ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन लेवल ऑफ फॉलोअर्स, यहाँ पर इलिटरेट, यहाँ पर एजुकेटेड और यहाँ पर प्रोफेशनल। 8 पॉइंट, सजेशन किसमें? पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में करते हैं, तीसरे वाले में जरूरत नहीं पड़ती। 10th पॉइंट, सेंटर्ड। पहला वाला है लीडर सेंटर्ड, दूसरा वाला ग्रुप सेंटर्ड और तीसरा वाला सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। 11 पहले वाले में, दूसरे वाले में होगा, तीसरे वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th पॉइंट, किसको रेजिस्ट करते हैं? एम्प्लॉयज। इस वाले को रेजिस्ट करते हैं, बाकी दोनों को रेजिस्ट नहीं करते। आई होप इससे तीनों कैटेगरी की लीडरशिप आपको समझ में आ गई होगी। हाईली कोऑर्डिनेटेड इसीलिए क्योंकि उसमें दूसरे व्यक्ति का रोल नहीं है, तो इस वे में बोला गया है उसमें कि कोऑर्डिनेशन, हाँ बोल सकते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हाई होता है ना? क्यों? क्योंकि एक को बोलना है और दूसरे को सुनना है, बात खत्म। तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। हम किस पॉइंट पे आ गए? कौन सा रह गया अब? बस नहीं, बैरियर्स। कम्युनिकेशन वाला पार्ट आसान है, सेंटर रिसीवर वाला वो आप कर सकते हैं। मैं बैरियर्स करा दूं फटाफट से, या बैरियर्स रहने दो? बैरियर्स का लेक्चर शेयर कर दूंगा, आप देख के चले जाना। जिनका भी पेपर है उसमें मैंने सिर्फ बैरियर्स ही डिस्कस किए हैं। कम्युनिकेशन में कितने तरह की कम्युनिकेशन होती है? फॉर्मल और इनफॉर्मल, और जिस बच्चे ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है वो इसे आसानी से बता सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इसमें पैटर्न है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला पैटर्न कौन सा है? हाँ, ये वाला पार्ट तो ठीक, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। चलो हम आते हैं आज के आखिरी चैप्टर पे। क्या आपका पूरा फोकस मैं यहाँ पर रख सकता हूँ अगले 10 मिनट और हम चैप्टर को जल्दी से खत्म कर देंगे? सभी का ध्यान इधर ही है, पक्का? सभी बच्चे पूरे जोश में हैं? ढीले तो नहीं है? बहुत बढ़िया। इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे अच्छी क्लास 12 कॉमर्स बैच, इसीलिए बोला है। अच्छा सॉरी, कोई नहीं देखेगा कि कौन कौन नालायक है। शैली, सिम्मी, प्रियांशु, दक्ष, दिव्य, ये नालायक हैं। ऐसा बच्चा मैं नहीं बोल रहा हूँ, चलो पहले थे अब नहीं है। चलो चलो कुछ नहीं। पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ, बताओ कैसी लाइन है? चिंटू लाइन। कैसी लाइन है? चिंटू लाइन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, सुनो, बहुत बढ़िया। अब कोई नहीं बोलेगा। पहला पॉइंट क्या है? आसान है। क्या मैं इसमें डिस्कशन करूंगा? नहीं। दूसरा, क्या मैं इसमें डिस्कशन करूंगा? हाँ हाँ, नालायकों। टॉप मैनेजर्स कैसा कंट्रोल करते हैं? दूसरे वाले, तीसरे वाले ऑपरेशन। इट इज अ डायनेमिक, इसे पढ़ेंगे, पढ़िए।
According to your standard, आप एक एग्जांपल डालिए, call देते हैं, यहाँ पे प्रोसेस सबसे आसान है। पहला सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, दूसरा डेवलपिंग, पहला क्या है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन, फोर्थ एनालाइजिंग डेविएशन, फिफ्थ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या ये बात समझ आती है? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे अरे रुक जा, अरे है रुक जा। इसके टेक्निक से दो क्रिटिकल 2 मिनट, बस 2 मिनट के अंदर खत्म। पहली टेक्निक कौन सी है? तीसरा बस अब चुप रहेंगे आप, मैं बोलूंगा। देखिए क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है। अमाउंट पे ज्यादा फोकस करेंगे या एक्टिविटी पे? बताइए इस पॉइंट के अंदर एक्टिविटी पे। हालांकि ऑटोमेटिकली वो अमाउंट पे ही फोकस करवा देगा आपको। जैसे मैंने कहा 50% इंक्रीज हो गया आपके पोस्टल चार्जेस में कंपनी के, तो क्या कोई डरने वाली बात है? नहीं। लेकिन मटेरियल 10% इंक्रीज हो गया, डरने वाली बात है? यस। तो यहाँ पर जो परसेंटेज प्लस एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है KRA। KRA का मतलब की रिजल्ट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कहते हैं कि आप एक स्पेसिफाइड लिमिट तय कर लीजिए, अगर आपकी डेविएशन उसके बियॉन्ड जाती हैं, अगर आपकी डेविएशन उस स्पेसिफाइड लिमिट के बियॉन्ड जाती है तो उन्हें ध्यान पे रखिए। और इसके अंदर एक सुंदर लाइन लिखी गई है, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोल नथिंग। क्या ये बात समझ में आई? और ये हमारे बुक 1 का जो रिवीजन है वो होता है यहाँ पर बस बंद कर लो।